तो अब हम बात करने वाले हैं परसेप्शन के बारे में, वो भी विजुअल परसेप्शन के बारे में। तो अगर हम बात करें कुछ बेसिक कंसेप्ट, विजुअल परसेप्शन मतलब क्या होता है, अगर इसको वर्ड को देखा जाए, विजुअल यानी जो आप देखते हो, परसेप्शन यानी आप किसी चीज को देख के क्या सोचते हो, वो आप क्या उसका परसेप्शन बनाते हो दिमाग में, वो इसका मतलब है कि आप जो देख के क्या परसेप्शन बनाते हो, विजुअल परसेप्शन है। अब हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि परसेप्शन अकर्स व्हेन द इंफॉर्मेशनल मीडियम कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट अ डिस्टिल ऑब्जेक्ट्स टू अ पर्सन। यानी आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट से क्या इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पहुंच रही है, यानी आप उसके बारे में सोच क्या रहे हो। बिकॉज आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट को देखोगे, जैसे अगर आप इस आज बोर्ड को देख रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको आप देख के आपके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये जो चीज है ये आप ये माना जाएगा कि आप इसको देख के क्या परसेप्ट कर रहे हो, यानी आपका परसेप्शन क्या है जो कि आप एक चीज को देख के पता लगा रहे हो। यानी परसेप्शन और कुछ नहीं है, केवल और केवल एक डिस्टिल ऑब्जेक्ट से आप तक के आने वाली एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपका ब्रेन रिसीव करता है, इतना ही है परसेप्शन, और कुछ परसेप्शन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन की, अब तो परसेप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज अगर हमें परसेप्शन को स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता लगता है, हमारे सराउंडिंग्स के जो नॉलेज है उसका पता लगता है कि हमारे आसपास के अंदर अलग अलग चीजों का क्या मतलब है, उसके बारे में और हमें डिटेल्स पता लगती है। यही नहीं, हम हमारे एनवायरनमेंट को और डिटेल में समझते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, और तो और हम हमारे लिए भी सही डिसीजन ले पाते हैं, हम राइट डिसीजंस ले पाते हैं। एक परसेप्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो परसेप्शन के बहुत सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे परसेप्शन दोनों सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इट्स शिफ्टिंग नॉट परमानेंट। परसेप्शन क्या है, चेंज भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप नॉर्मली यूट्यूब वगैरह के ऊपर क्या होता है, वॉर्स होती रहती है अलग अलग चैनल्स के बीच में, तो आप किसी एक राइट विंग के बारे में देखते हो तो आपका परसेप्शन कुछ और बनता है, लेफ्ट विंग के बारे में देखते हो तो परसेप्शन कुछ और बनता है, और फिर दोनों का कंक्लूड करते हो तो बिल्कुल ही अलग परसेप्शन बनता है। तो यानी परसेप्शन कभी भी फिक्स नहीं होता, परसेप्शन टाइम से बदलता रहता है और वो शिफ्ट होता रहता है। बात की जाए परसेप्शन, इट इज अ सेलेक्टिव, इट इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। भाई आज अगर आप किसी चीज को अगर आप नई नहीं देख रहे हो तो आप एकदम से जो परसेप्शन लेते हो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका चीजों को देखने का, अपने एनवायरनमेंट को नोटिस करने का, उस हिसाब से आप फिर वापस किसी नई चीज को देखोगे तो आपका परसेप्शन कुछ और आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको मैंने स्कूल में अगर ये चीज बताई हो कि यार देखो किसी को मारना बेकार बात होती है, ठीक है, किसी को मारना बेकार बात होती है, मैंने आपको बता दी स्कूल के अंदर, ठीक है, तो अगर ये चीज है तो अब क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूं कि है ना, अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो अगर हनुमान जी जो थे हमारे, तो वो क्या करते थे इस चीज के बारे में, अगर हम देखते हैं कि उनको जब वो छोटे थे तब उनको कुछ और सिखाया जाता था, उनको सिखाया जाता था कि कैसे आदर करना चाहिए, लोगों का क्या करना चाहिए, और उसके बाद जब वो भगवान श्री राम से मिले तो वो उनके जो पुराने एक्सपीरियंसेस थे उसके हिसाब से उन्होंने उसको परसीव किया। तो ये जो खेल था ये किसका था, ये था आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस का। यानी आपका जो भी आप परसेप्शन बनाते हो वो आपके कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड जरूर होता है। इट इज ड्रिवन बाय मोटिवेशंस एंड इंटरेस्ट, आपके मोटिवेशंस और इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है परसेप्शन, ठीक है, बिकॉज आप क्या करते हो, आप हर चीज को ये देखते हो, अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हो, अपना नजरिया यानी आप अपने एक रेनबो कलर में देखने की कोशिश करते हो, यानी अपने मोटिवेशन और इंटरेस्ट से देखने की कोशिश करते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, पहला इट कैन बी बोथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये परमानेंट कभी नहीं होती, शिफ्ट होती रहती है, और तो और ये सेलेक्टिव होती है। और परसेप्शन क्या होता है, एक रिजल्ट होता है आपके पास एक्सपीरियंसेस का, और तो और ये ड्रिवन किससे होती है, ये ड्रिवन होती है आपकी मोटिवेशंस और इंटरेस्ट से। तो ये तो थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और परसेप्शन खुद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से आपके दिमाग तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो वो जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वही क्या है, परसेप्शन है। अगर हम बात करें हाउ डज योर विजुअल सिस्टम, विजुअल सिस्टम आपका वर्क कैसे करता है उसके बारे में बात करें, तो विजुअल सिस्टम की शुरुआत के अंदर आपको दो ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, पहला आपके आई और दूसरा जो है आपका ब्रेन। ब्रेन और आई दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और तो और यहाँ पर क्या होता है, लाइट सबसे पहले आपकी एंटर करती है रेटिना के अंदर, फ्रॉम आई आपके लाइट किसके अंदर एंटर करती है, अपनी आई के अंदर करती है। जब वो आई के अंदर कर रही होती है एंटर, तो वो किससे पास होती है, सबसे पहले वो कॉर्निया से पास होती है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आई होती है वहां से पास होती है। यानी सबसे पहले लाइट आई वो कहां से पास होगी, कॉर्निया से पास होगी। उसके बाद वो लाइट कहां पर जाएगी, वो प्यूपिल पे जाएगी, यानी जो ओपनिंग सेंटर होता है आइरिस का वहां पर जाएगी। उसके बाद प्यूपिल से और विट्रस ह्यूमर से होते हुए वो कहां पर पहुंचती है, फाइनली रेटिना तक पहुंचती है। तो शुरुआत कहां से हुई भाई, लाइट एनवायरनमेंट से शुरुआत हुई, एनवायरनमेंट से लाइट कहां गई, मेरी आईज में गई,
अब जब वो मेरी आईज के अंदर गई तो आईज में भी सबसे पहले कहाँ गई, कॉर्निया में गई। कॉर्निया में जाने के बाद वो कहाँ गई, लाइट उसके बाद प्यूपिल के अंदर गई जो कि ओपनिंग सेंटर है आइरिस का। उसके बाद प्यूपिल से विट्रस ह्यूमर से होते हुए वो अपनी रेटिना में चले गए। अब क्या होता है, जो आपका प्यूपिल और विट्रस ह्यूमर होता है ये मैक्सिमम पोर्शन ऑफ आई को कंप्रेस करता है। दो तरीके की ह्यूमर होता है, अपन ने देखा था ये चीज हमने जब 10th क्लास वगैरह में पढ़ा तो हमें पता है विट्रस ह्यूमर होता है और एक और ह्यूमर होता है जिसका स्पेलिंग शायद ए से स्टार्ट होती है, एक्विस ह्यूमर होता है, एक और होता है। तो ये जो दो ह्यूमर होते हैं ये आई के होते हैं। एक्विस ह्यूमर शायद आगे लेंस की तरफ होता है, विट्रस ह्यूमर बैक की तरफ होता है। तो विट्रस ह्यूमर और प्यूपिल जो होते हैं वो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ आई को कवर करते हैं। तो यही पहला स्टेप है कि आई आपकी कहां पर जा रही है। सबसे पहले इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, आई और ब्रेन। एनवायरमेंट से आई आपकी आंखों से होते हुए आपकी रेटिना तक जाती है। आंखों में भी सबसे पहले कॉर्निया, उसके बाद प्यूपिल और उसके बाद वो विट्रस ह्यूमर से होते हुए अपनी रेटिना के ऊपर जाती है और वहां पर आपकी इमेज बनती है। तो ये चीज आपको पता हो गई होगी आई के बारे में। जो पहला स्टार्ट ऑफ द विजन है आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ये अपने आई का एक डायग्राम है, ये विट्रस ह्यूमर है जैसे कि मैंने आपको बोला था, और ये एक्वस ह्यूमर है जो कि मैंने आपको बोला था। यही हो रहा है, सबसे पहले कॉर्निया को पास करेगी, फिर वो प्यूपिल को पास करेगी, उससे विट्रस ह्यूमर से होते हुए रेटिना में चली जाएगी। अब हम बात करेंगे फोबिया के बारे में, आगे फोबिया क्या चीज है वो हम बात करेंगे। तो ये एक डायग्राम है आई के पूरा कि आई एक्चुअली वर्क कैसे करती है, सारा यहाँ पर लेबल्स के साथ। ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर कभी भी अगर लाइट आती है तो यहाँ इमेज नहीं बन पाएगी। ये ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है। ये आपके मसल्स हैं और ये सिलेरी मसल्स हैं ये वाली, ठीक है। और ये आपका पोस्टीरियर चैम्बर है और ये आपका आइरिस है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से लाइट अंदर जा रही है। सबसे पहले आपका कॉर्निया से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए, विट्रस ह्यूमर से होते हुए आपकी रेटिना तक जाती है। समझ गए। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज का। सेकंड स्टेज में क्या है, अब क्या है, लाइट फोकसेस ऑन रेटिना। लाइट रेटिना तक पहुंच चुकी है और अब यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जो लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इट इज ट्रांसड्यूस्ड। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी है वो ट्रांसड्यूट हो जाएगी और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी न्यूरल इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो रही है, अब न्यूरल इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब विजन इज मोस्ट एक्यूरेट एट फोबिया। फोबिया जो आपने यहाँ पर रीजन देखा था, यहाँ पर विजन सबसे ज्यादा क्या बनता है, एक्यूरेट सा बनता है। इट इज अ स्मॉल रीजन इन द रेटिना द साइज ऑफ द हेड ऑफ अ पिन। एक पिन के साइज जैसा होता है फोबिया का रीजन, जहां पर एकदम एक्यूरेट इमेज बनती है अगर यहाँ आ जाती है तो। इसका उल्टा ब्लाइंड स्पॉट पे तो कुछ नहीं होता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। When we look around your eyeball rotate at the time, the light directly falls in our fovea in the retina. यानी जब आप आसपास देखते हो और आपके जब लाइट एंटर होती है आंखों के अंदर, तब उस समय वो डायरेक्ट किस पे फॉल करती है, जब आप आंखें घुमा रहे हो तो डायरेक्ट किस में फॉर्म करती है, वो डायरेक्ट किस पे गिरती है, फोबिया पे गिरती है जो कि रेटिना के अंदर है, ठीक है। तो रेटिना क्या चीज है, अब रेटिना एक थिक लेयर है जिसमें 3 लेयर्स है, मतलब एक थिक लेयर जो कि 3 लेयर से बनी हुई है। आउटवर्ड फेसिंग ऑफ आई, लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स, और एक है आपका ये मान सकते हो एन एक्सॉन कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो सबसे पहले हम अगर बात करें एक एक करके इनकी लेयर्स के बारे में, तो सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम है द फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरोनल टिश्यू। जो फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरोनल टिश्यू है इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सबसे पहले आउटवर्ड फेसिंग ऑफ आई है। द लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स यहाँ पर होती है, और तो और यहाँ पर एक्सॉन्स कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व। सेकेंड लेयर की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड लेयर किसकी है, आपकी न्यूरोनल टिश्यू। पहले तो न्यूरोनल जो पहली लेयर थी वो किसकी थी, वो थी न्यूरोनल टिश्यू की थी, जिसके अंदर हमारे पास क्या थे, लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स थे यहाँ पर। सेकंड लेयर के अंदर हमारे पास एमिक्रिन सेल्स हैं और हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं। वहां पर पहली लेयर के अंदर जो हमारे न्यूरोनल जो लेयर टिश्यूज की जो लेयर थी, पहली बार में हमारे गैंग्लियन सेल्स थे, और जो हमारे दूसरी बार है, दूसरी बार के अंदर हमारे पास क्या है, दूसरी बार में हमारे सेकंड लेयर में एमिक्रिन सेल्स हैं और हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, और तो यहाँ बाइपोलर सेल्स भी है। यानी सेकंड लेयर में 3 तरीके के सेल है, पहले में तो केवल गैंग्लियन सेल्स थे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एमिक्रिन सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स है और बाइपोलर सेल्स है। बात की जाए थर्ड लेयर की, तो थर्ड लेयर में आपके होते हैं फोटोरेसिप्टर्स, जो कि क्या करते हैं, लाइट को जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं लाइट को, और वो किससे जाती है, फिर आगे न्यूरॉन से ब्रेन तक चली जाती है। यानी थर्ड लेयर में तो क्या है, फोटोरिसेप्टर्स है जो कि लाइट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि आगे कहाँ जा रही है, बाय न्यूरॉन्स टू द ब्रेन। तो ये हमारे आई के बारे में हो गया कि पहली लेयर बेसिकली कुछ भी नहीं कर रही, फर्स्ट लेयर हमारी कर क्या रही है, फर्स्ट लेयर जो हमारी आई की है उसके अंदर गैंग्लियन सेल्स है। सेकंड लेयर की अगर बात करूं तो एमिक्रिन सेल्स है, हॉरिजॉन्टल सेल्स और बाइपोलर सेल्स है। बाइपोलर सेल्स यानी जो ड्यूअल कनेक्शन बनाते हैं फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड गैंग्लियन सेल्स के बीच में। और अगर थर्ड लेयर ऑफ रेटिना की बात की जाए तो फोटोरिसेप्टर्स है, जो कि क्या करते हैं, लाइट को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि नर्व से कहां चली जाती है, न्यूरॉन से
ब्रेन तक चली जाती है। तो ये हमारी बात हुई कि रेटिना के अंदर जो 3 लेयर है उसके बारे में। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो अभी इसको डायग्रामेटिकली भी, तो वही चीज अगर मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको तीनों लेयर दिख रही होगी। तो जो हमारी पहली लेयर है इसके अंदर क्या है, हमारे पास गैंग्लियन सेल्स है जो नीचे से आ रही है, देखो लाइट डाउन से ऊपर की तरफ आ रही है। तो जो मेरी पहली लेयर है वो क्या है, गैंग्लियन सेल्स की लेयर है, जो कि आप ये देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं सेकंड लेयर की बात करूं तो यहाँ पर बाइपोलर सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमेक्रिन सेल्स है। तो इसको याद कैसे रखना है वो आपको ट्रिक देखते हैं, थोड़ा ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, पहली बार भी न्यूरोनल टिश्यू है, अगली बार भी न्यूरोनल टिश्यू है, पहले तो ये ध्यान रख लो। तो पहली लेयर है उसमें न्यूरोनल टिश्यू है, सेकंड लेयर में भी न्यूरोनल टिश्यू है। जो आपकी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, क्या होता है, इंसान हमेशा क्या करता है, पहली बार हमारे गैंग के साथ आता है कॉलेज में, ठीक है, पहली बार किसके साथ आता है, गैंग के साथ आता है। तो गैंग्लियन सेल्स जो है वो पहली लेयर में खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड लेयर में क्या है, सेकंड लेयर में हमें जरूरत पड़ जाती है हाब की, हाब यानी HAB यानी हॉरिजॉन्टल सेल, एमेक्रिन सेल और बाइपोलर सेल। समझ में आ गया मेरी बात। और थर्ड में तो कुछ मतलब ही नहीं, फोटो है, थर्ड लास्ट में तो सब चले जाते हैं, थर्ड लेयर में तो फोटो खींचते हैं, तो फोटो रिसेप्टर्स। समझ में आ गया किस तरीके से याद रखनी है। पहली बार तो 2 बार तो न्यूरल टिश्यूज याद रखने हैं। उसके बाद जो पहला न्यूरल टिश्यू है स्टार्टिंग में लोग गैंग के साथ आते हैं, गैंग्लियन सेल्स। और उसके बाद सेकंड लेयर में क्या होता है, हाब, हाब इन द सेंस पहला हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमेक्रिन सेल्स और बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स बेसिकली करते क्या है भाई लोग, बाइपोलर सेल्स कनेक्शन बनाते हैं फॉरवर्ड और आउटवर्ड गैंग्लियन सेल्स के बीच के अंदर। और जो थर्ड लेयर है, थर्ड यानी जो लास्ट में अपन फोटो खींचते हैं, फोटो रिसेप्टर, जो कि क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, जो कि न्यूरॉन्स द्वारा ब्रेन में चली जाती है। देखो यहाँ पर रॉड्स और कोन, ये फोटो रिसेप्टर्स के टाइप्स है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले थे, लेकिन पहले मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ लाइट, फिर गैंग्लियन सेल, सेकंड में हाब, हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमेक्रिन सेल्स और बाइपोलर सेल्स। और उसके बाद जो थर्ड लेयर है उसके अंदर आपके फोटो रिसेप्टर्स, रॉड और कोन, जो कि क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लाइट को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेज रहे हैं। बस इतना ही आप याद रखो। 2 तरीके के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। पहले अगर रॉड्स की बात की जाए तो लॉन्ग एंड थिन फोटो रिसेप्टर्स है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर लाइट विजन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कोन्स की, तो ये शॉर्ट और थिक फोटो रिसेप्टर्स है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर लाइट विजन। यानी सबसे पहले रॉड्स जो है ये काम आते हैं नाइट में, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। रॉड्स हमेशा नाइट में काम आएंगे और कोन्स हमेशा किस में काम आएंगे, लाइट में काम आएंगे। इसको याद कैसे रख सकते हो कि देखो, अगर आप कोन खाते हो ना, खाने वाला कोन जो मैं बात कर रहा हूँ, आइसक्रीम वाला कोन होता है, तो आप कभी रात में जाके खाते हो क्या? नहीं भाई, ऐसे तो खाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ रात की 3 बजे 4 बजे की, नॉर्मल इंसान तो सो रहा होता है उस समय, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो कि कोन्स को हम सुबह दिन की लाइफ में खाते हैं, दिन में कोन्स एक्टिव होते हैं, ये शॉर्ट और थिक फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। रॉड्स की बात की जाए तो वो नाइट विजन के लिए काम आते हैं और ये लॉन्ग और थिन फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। समझ में आ गई ये दोनों चीजों के बारे में, आगे देखें। इट कंसिस्ट ऑफ फोटो पिगमेंट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, फोटो पिगमेंट्स होते हैं, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। फोटो पिगमेंट्स और क्या और नहीं होते, आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लाइट को रिएक्ट करते हैं और लाइट को क्या करते हैं, फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते, जो लाइट की होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूरल इंपल्स में, जो कि ब्रेन के द्वारा समझी जा सकती है। बिकॉज क्या होता है, जो आपकी फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है, जो कि इनके पास आई रही थी, जो फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है जो इनके पास रेटिना से आ रही थी, उसको एक इसमें कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूरल इंपल्स में। जो ये न्यूरल इंपल्स होती है ये ब्रेन को समझ में आती है। जो आपको लगता है ना कि चीजें दिख रही है, वो इसकी वजह से दिखती है, बिकॉज न्यूरल इंपल्स ब्रेन समझ जाता है। तो ये फोटो पिगमेंट्स है, और आप समझ सकते हो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो क्या करते हैं, लाइट को रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, जो लाइट की फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी उसको कन्वर्ट कर देते हैं लाइट की इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूरल इंपल्स के अंदर, जो कि ब्रेन को समझ में आती है। रॉड्स और कोन कभी एक साथ काम नहीं कर सकते, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। या तो रॉड एक्टिव होगा या कोन एक्टिव होगा, दोनों नहीं मिलेगा भाई लोग, ये चीज ध्यान रखना। अब बात की जाए थर्ड स्टेज ऑफ विजन की, अभी तक हमने क्या किया, पहले विजन से हमने स्टार्ट की, लाइट अंदर गई आंखों के अंदर, रेटिना पे गई, रेटिना पे जाने के बाद रेटिना के हमने लेयर्स के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने क्या बोला, वहां से रेटिना की अगर हमने लेयर्स के बारे में बात की, उसकी 3 लेयर के बारे में समझे। उसके बाद हमने बोला कि रॉड्स और कोन एक्चुअली में क्या कर रहा है, जो फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूरल इंपल्स में, जो कि ब्रेन को समझ में आती है। उसके बाद अब क्या होता है, अब देखते हैं थर्ड स्टेज क्या है फ्लो ऑफ विजन का। द न्यूरल केमिकल मैसेज प्रोसेस्ड बाय द रॉड्स एंड कोन ऑफ रेटिना लेवल ट्रेवल्ड बाय बाइपोलर सेल टू गैंग्लियल सेल्स। अब क्या हुआ भाई, जब वो कन्वर्ट हो गया रेटिना के ऊपर न्यूरल इंपल्स के अंदर, फिर क्या हुआ, अब वो जो न्यूरल इंपल्स है वो कहाँ जाएगा, वो बाइपोलर सेल से चला जाएगा गैंग्लियन सेल्स पे। क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था, जब हमने अभी बाइपोलर सेल्स की बात की थी,
तो हमने ये चीज बताई थी कि गैंग्लियन सेल्स के बीच में फॉरवर्ड और आउटवर्ड होता है, ये ड्यूअल कनेक्शंस बनाता है किसके साथ, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड टू द गैंग्लियन सेल्स में। तो बाइपोलर सेल्स से होते हुए कहां चले जाएगा, वो गैंग्लियन सेल्स के पास चला जाएगा। स्टोरी की तरह याद रखो, बाइपोलर सेल्स से होते हुए गैंग्लियन सेल्स पे चला जाएगा। अब गैंग्लियन सेल्स में जो एक्सियन होता है वो क्या करेंगे, जो एक्सॉन्स हैं गैंग्लियन सेल्स पे अपने आई में, वो क्या करेंगे, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं आई की। अगर हम बात करें एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स की, तो ये कलेक्टिवली जब हम एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स का कलेक्शन बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आई की ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है। अब ये क्या करेगी, ऑप्टिक नर्व जो है वो बेस ऑफ द ब्रेन में ज्वाइन करती है, और यहाँ पर आपका एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक चाइज्मा। ऑप्टिक चाइज्मा इसको अपन बोलते हैं। द लेंस ऑफ ईच आई नेचुरली इन्वर्ट्स द इमेज ऑफ द वर्ल्ड एज इट्स प्रोजेक्ट द इमेज इनटू द रेटिना। इन दिस वे द मैसेज इज सेंट टू द ब्रेन इज लिटरली अपसाइड डाउन एंड बैकवर्ड। समझ में आई मेरी बात? यानी क्या होता है, जो आपकी इमेज एक्चुअली में बनती है आई के अंदर, वो इन्वर्टेड बनती है। ये चीज ध्यान रखना, जो इमेज आपकी बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन वो क्या करता है, जब तक वो ब्रेन तक पहुंचती है जब तक उसको सेट कर दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो क्या हुआ हमारे पास, वापस अगर स्टोरी की बात की जाए स्टार्टिंग से, तो कुछ भी नहीं हुआ। आपकी जो लाइट थी वो आपकी कहां से एंटर हुई, सबसे पहले उसने कॉर्निया से एंटर हुई, फिर वो प्यूपिल में गई, प्यूपिल के बाद वो आपके अंदर विट्रस ह्यूमर से होते हुए आपके रेटिना के ऊपर गई। फिर हमने बात की फोबिया के अंदर, जहां पर हमारे सबसे क्लियर विजन होता है, जब हम आई बॉल को रोटेट करके देखते हैं तो फोबिया पे सबसे क्लियर विजन बनता है। रेटिना पे क्या हुआ, रेटिना के अंदर 3 लेयर्स थी बेसिकली। पहली लेयर हम गैंग के साथ आते हैं, गैंग्लियन सेल्स की थी, और जो दूसरी लेयर थी वो आपके हैब यानी हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमेक्रिन सेल्स और बाइपोलर सेल्स की। बाइपोलर सेल्स कनेक्शन बनाते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड गैंग्लियन सेल्स के साथ। और जो आपकी थर्ड लेयर है फोटो केमिकल्स, जो सेल्स की, जो फोटो रिसेप्टर्स की आपकी जो है, फोटो रिसेप्टर्स एक्चुअली में करते कुछ भी नहीं है, इसके अंदर रॉड्स और कोन 2 आते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, जो आपकी लाइट एनर्जी आती है नॉर्मल, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम रॉड की बात करें तो रॉड एक्चुअली नाइट विजन के लिए काम आता है, जो कि थिक स्ट्रक्चर का होता है। और अगर मैं बात करूं कोन्स की, तो कोन्स क्या होता है, कोन आपका दिन में काम आता है विजन के लिए, और ये थोड़ा शॉर्ट होता है, शॉर्ट और इतना ज्यादा थिक नहीं होता। तो इस तरीके से क्या होता है, जब आपका ये जो रॉड्स और कोन से जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो कि आपकी न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट अब हो चुकी है, वो कहाँ चली जाती है, वहां से बाइपोलर सेल्स से होते हुए वो चली जाती है गैंग्लियन सेल्स पे। गैंग्लियन सेल्स पे जो एक्सॉन्स होते हैं वो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, वो कलेक्टिवली आपकी बनाते हैं यहाँ पर ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, आपके ब्रेन के बेस में ज्वाइन होती है, जिसको अपन एक फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिक चाइज्मा। और इस तरीके से क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक चली जाती है। जो आपका लेंस होता है वो नेचुरली इन्वर्ट कर देता है उस इमेज को, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी लिटरली अपसाइड डाउन इमेज जाती है आपकी ब्रेन में, और वो बैकवर्ड भी होती है। और इस तरीके से आपका पूरा ब्रेन में इन्फॉर्मेशन, जो आपकी आंखों से इन्फॉर्मेशन तक, ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस है, फ्लो ऑफ विजन, वो यहाँ तक चलता है और यहाँ पर जाके खत्म हो जाता है। अब अगर मैं मेजर डिफरेंसेस की बात करूँ तो सेंसेशन और परसेप्शन में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, पहला तो सेंसेशन यानी क्या है कि जब हम हमारी इन्फॉर्मेशन पांचों इंद्रियां यानी 5 सेंसेस से ले रहे हैं। परसेप्शन से बात करूं तो परसेप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन द 5 सेंसेस, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आई है पांचों सेंसेस से हमारे, उसको हम इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, वो परसेप्शन है। और केवल इन्फॉर्मेशन लेना वो सेंसेशन है। इट इज द सोर्स ऑफ इज द स्टिमुलाई ऑब्टेन्ड बाय द सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में जो हमारे स्टिमुलस होता है, जो स्टिमुलाई होती है, वहां से हमारी इन्फॉर्मेशन आती है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ब्रेन पे सेंड कर दी जाती है हमारे सेंसेस द्वारा। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पर जनरल रिजल्ट्स इन परसेप्शन, ठीक है, यहाँ पर सेंसेशन की वजह से परसेप्शन होता है। यहाँ पर रिजल्ट्स इन इंटरप्रेटिंग एंड गिविंग मीनिंग टू द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सेंसेशन के बाद क्या हो रहा है, अगर सेंसेशन ही नहीं होगा तो आप परसेप्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज बिना पांचों जगहों से, आपको जो पांचों इंद्रियों से इन्फॉर्मेशन लिए, आप किसी चीज के बारे में कुछ परसेप्ट कर ही नहीं सकते। तो बिना सेंसेशन के परसेप्शन हो ही नहीं सकता। वहीं परसेप्शन की अगर बात करूं तो परसेप्शन का बिल्कुल अलग ही काम है। वो क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन अब रिसीव्ड आ गई है सेंसेशन से, उसको मीनिंग देगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो पहला तो 5 सेंस से केवल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट भी कर रहा है। ये इसका स्टिमुलाई से इन्फॉर्मेशन आती है, इसकी सेंसरी ऑर्गन्स जो आपके होते हैं वहां से आती है। ये परसेप्शन में रिजल्ट करता है, ये उस इन्फॉर्मेशन को मीनिंग देने में काम करता है। ये एक जनरल बायोलॉजिकल प्रोसीजर है, ठीक है। और ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसीजर है एक तरीके से। बेसिकली हैज मोर साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सिंस पर्सन्स पास्ट एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिफाइज इफेक्ट डायरेक्टली। बिकॉज ये साइकोलॉजिकल इसीलिए, वो तो सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसीजर था, ये साइकोलॉजिकल इसीलिए भी है बिकॉज यहाँ पर क्या खेल हो रहा है गाइस, ये चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्सन्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस और जो आइडियोलॉजीज है वो भी अफेक्ट हो रही है डायरेक्टली, वो भी। तो इसलिए क्या है, इसका भी खेल है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ डिफरेंसेस की डिस्टिल और परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स की, तो दिस में अलाउ द यूजर्स टू इन्फर दैट द डिस्टिल ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट
विदाउट एक्सपीरियंसेस इट एज अ सच। ठीक है, तो यानी आप ये मान सकते हो कि ये चीजें लिखी हुई है कि कोई भी यूजर है उसको ये चीज लगेगा कि डिस्टिल ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट है, विदाउट एक्सपीरियंसेस इट इज हैज सच, ऐसा कुछ है भी या नहीं, परसेप्चुअली मान लिया कि यहाँ पर है बट है नहीं। In a perceptual strategy, on the other hand, one is aware of the distill object itself without explicitly attending to the proximal situation। यानी जो आपका डिस्टिल ऑब्जेक्ट है इसके बारे में तो वही है कि जो आपके सामने ऑब्जेक्ट है डिस्टिल ऑब्जेक्ट है। परसेप्चुअल मतलब क्या है, यहाँ पर जो डिस्टिल ऑब्जेक्ट है उसके बारे में उसको पूरी तरीके से जानकारी है पहले से, एक बार परसेप्शन है उसका पहले से उसको देख के, तो ये विदाउट एक्सप्लेनली अटेंडिंग टू द प्रॉक्सिमल सिचुएशन। इसको थोड़ा डेफिनेशन ध्यान रखना कि इन अ परसेप्चुअल स्ट्रेटेजी ऑन द अदर हैंड वन इज अवेयर। परसेप्चुअल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, वन इज अवेयर ऑफ द डिस्टिल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। एक जो होता है वो डिस्टिल ऑब्जेक्ट से खुद से ज्यादा अवेयर होता है विदाउट एक्सप्लेनली अटेंडिंग टू द प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से जो ये आपका डिस्टिल और परसेप्चुअल के बीच में डिफरेंस दिया गया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है बट इसको समझने की कोशिश करना। डिस्टिल ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में प्रेजेंट होता है, ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस इट एज सच, यानी आप ये मानते हो कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, अब आपको नहीं पता, आपने कभी उसको यूज नहीं किया तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है। परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट जिसका आपको एक्सपीरियंस भी हो, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपको एक्सपीरियंस भी हो, 100% आप अवेयर हो उससे, तो वो क्या होता है, परसेप्चुअल होता है। बट अगर आप उससे 100% अवेयर नहीं हो तो वो डिस्टिल होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं रॉड्स और कोन्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो, और फिर उसकी सिमिलैरिटीज की हम देखें। तो अब हम बात करने वाले हैं रॉड्स और कोन्स में क्या डिफरेंस है। तो हमने पहले बात तो की थी कि रॉड्स नाइट विजन के लिए काम आता है सबसे ज्यादा, और जो आपका कोन्स है वो डे विजन के लिए काम आता है। जो रॉड्स होता है ये आर मोर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ रेटिना, और जो कोन्स होते हैं वो आपके इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं रेटिना के अंदर। यहाँ पर विजुअल एक्विटी क्लियर होती है, यहाँ पर विजुअल एक्विटी थोड़ी लो होती है। विजुअल पिगमेंट जो होता है इसमें आइडोपेप्सिन होता है, यहाँ पर हमारे पास रोडोपेप्सिन होता है। वहीं पर ही जो रोड होता है, मैं अगर और थोड़े डिफरेंसेस बताऊं तो जो रॉड होता है आपका ये थिक होता है और कंसंट्रेटेड होता है बहुत ज्यादा, बट कोन्स इतना ज्यादा थिक नहीं होता। और है ना, ये भी बता देता हूँ कि ये थिक इसीलिए भी नहीं होता बिकॉज इसमें इतनी ज्यादा लेयर्स की नहीं होती, डिपॉजिट नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रॉड की, तो सबसे पहले तो पुअर लाइट में काम आता है, यानी नाइट विजन में काम आता है। ये आपका कलर विजन ब्राइट लाइट में हमारे काम आता है। यहाँ पर ये सेंटर में ज्यादा कंसंट्रेटेड है जो आपका रॉड्स है वो, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो, आर से आर, रॉड की दोस्ती रेटिना से, यानी सेंटर में एकदम। यहाँ पर कोन्स क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेटिना के अंदर। यहाँ पर विजुअल एक्विटी हाई होती है रॉड के अंदर, या विजुअल एक्विटी लो होती है। यहाँ विजुअल पिगमेंट होता है जिसको हम राइडोपेप्सिन बोलते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज गाइस कुछ भी नहीं है। फोटो रिसेप्टर्स है, दोनों जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, दोनों इनरमोस्ट आई के अंदर रेटिना के अंदर पाए जाते हैं, और दोनों के अंदर फोटो पिगमेंट होता है। अलग अलग तरीके कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें रोडोपेप्सिन है, इसमें आइडोपेप्सिन है, और दोनों ही क्या है, सेकेंडरी एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स है। तो ये कुछ है हमारे डिफरेंस और सिमिलैरिटीज रॉड्स और कोन्स की। अब हम बात करेंगे व्हाई व्हाट वर हाइपोथेसिस के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं व्हाट वर हाइपोथेसिस के बारे में। तो ये हाइपोथेसिस है क्या, चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली में सारा है ना एंट्रेंस के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में आपको बेसिक तरीके से बताऊं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पाथवे क्या होता है। अगर आपको व्हाट वर के बारे में समझना है, व्हाट वर हाइपोथेसिस के बारे में समझना है, तो पहले आपको पाथवे के बारे में समझना पड़ेगा, और फिर व्हाट और वर पाथवे के बारे में समझना पड़ेगा। तो पाथवे क्या होता है, तो पाथवे इन जनरल क्या होता है, वो पाथ जो विजुअल इंफॉर्मेशन को कहां से लेके जाए, ह्यूमन आईज के थ्रू ह्यूमन सिस्टम के अंदर लेके जाए। यानी पाथवे, यानी आप ये समझ सकते हो, अ पाथ व्हिच टेक्स द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एंटरिंग द ह्यूमन परसेप्चुअल सिस्टम थ्रू आईज। यानी आईज से लेके जब तक इंफॉर्मेशन ब्रेन में परसीव नहीं हो जाती, उस पूरे पाथ को अपन पाथवे कहते हैं। There are two pathways, दो ऐसे पाथवेज है जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन कहां से कैरी होकर आती है, फ्रॉम विजुअल कॉर्टेक्स और इन द ऑक्यूबल लोब। यानी आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर दो पाथवे है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन कैरी होकर आ रही है, कहां पर, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से लेके ऑक्यूपेशनल लोब तक। तो काम क्या है, काम ये है गाइस कि आपको इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके आना है, कहां से कहां तक, आपको इंफॉर्मेशन को आई से लेके वो ऑक्यूपेशनल लोब तक आती है ना, तब तक आप ये मान सकते हो दो पाथवे है, ठीक है। यानी दो पाथवे को फॉलो करके इंफॉर्मेशन ऑक्यूपेशन लोब तक आ सकती है, जो कि सबसे छोटा पार्ट है ब्रेन का। लोब में अपने पढ़ा था जब पहले, अभी 4 लोब्स की डिस्कशन की थी पिछले एपिसोड में, हमने ये चीज पढ़ी हुई है। तो वेयर पाथवे क्या है, वेयर पाथवे आप ये मान सकते हो, अब फेस्कुलाई दैट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द पार्शियल लोब इज कॉल्ड वेयर पाथवे। यानी फेस्कुलाई मतलब जो नर्व, वो नर्व जो कि किसकी तरफ होती है, नर्व विच एक्सटेंड्स टुवर्ड्स पार्शियल लोब, वो नर्व जो किसकी तरफ एक्सटेंड्स है, टुवर्ड्स पार्शियल लोब, वो क्या कहलाती है, वर पाथवे, ठीक है। इसको डॉर्सल पाथवे भी बोला जाता है। ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये लोकेशन और मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी आगे एग्जांपल से अपन ये चीज समझने वाले हैं। तो आपको वर पाथवे मतलब इतना ही समझना है, यानी वो नर्व, वो वेस्कुलाई जो कि किसकी तरफ एक्सटेंड हुई हुई है, टुवर्ड्स द पार्शियल
लोब, इसको अपन बोलते हैं वेयर पाथवे। समझ में आ गया ये चीज। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि किस लिए ये यूज होती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग लोकेशन एंड मोशन इन्फॉर्मेशन। यानी लोकेशन का जो भी खेल है वो वेयर, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ मीन्स लोकेशन। समझ में आ गई मेरी बात। यानी वो नर्व जो कि किसकी तरफ एक्सटेंड है, पार्शियल लोब की तरफ, उसको अपन बोलते हैं वेयर पाथवे। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, लोकेशन और मोशन के लिए। बात की जाए व्हाट पाथवे, तो व्हाट पाथवे में आप ये मान सकते हो वो नर्व जो डिसेंड्स, देखो एक तरफ एक्सटेंड्स और एक होती है डिसेंड्स, फेस्कुलाई दैट डिसेंड्स टुवर्ड्स द टेम्पोरल लोब। यानी वो नर्व जो कि किसकी तरफ डिसेंड्स हुई हुई है, टुवर्ड्स द टेम्पोरल लोब, वो क्या है आपकी व्हाट पाथवे। ठीक है, इसको ये किसकी, आप ये भी समझ सकते हो गाइस कि वेयर पाथवे एक ऐसी नर्व है, ठीक है, वो फेस्कुलाई है जो कि किसकी तरफ एक्सटेंड हुई हुई है, टुवर्ड्स द पार्शियल लोब। और व्हाट पाथवे क्या है, व्हाट पाथवे आप ये मान सकते हो वो फेस्कुलाई है जो डिसेंड हुई हुई है। डिसेंड, एक्सटेंड और डिसेंड में फर्क होता है। ये डिसेंड हुई हुई है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द टेम्पोरल लोब। ये है आपकी व्हाट पाथवे। अब व्हाट पाथवे किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, फॉर प्रोसेसिंग द कलर, शेप एंड आइडेंटिटी और विजन स्टिमुलाई। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसका जो शेप है, उसका कलर है, यानी उसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने का काम व्हाट पाथवे का है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं वेयर पाथवे का, तो वेयर पाथवे उसकी लोकेशन, उसका मोशन, इन सबको डिटरमाइन करने में काम आता है। तो समझ गए व्हाट पाथवे किस पे क्या कर रहा है। यानी अब ये नर्व जो कि डिसेंड हुई है टुवर्ड्स द टेम्पोरल लोब, और वेयर पाथवे यानी वो नर्व जो कि क्या हुई है, एक्सटेंड हुई है टुवर्ड्स द पार्शियल लोब। ये लोकेशन और मोशन की इंफॉर्मेशन को करता है और ये उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स के बारे में फोकस करता है व्हाट पाथवे। हाइपोथेसिस क्या बोलती है, हाइपोथेसिस कुछ इस तरीके से बोलती है कि अगर किसी मॉन्की का, ठीक है, अगर किसी मॉन्की का टेम्पोरल लोब खराब है, अगर किसी मॉन्की का टेम्पोरल लोब खराब है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो ये तो बता देगा कि थिंग है कहां पर, बट उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। यानी अगर किसी मॉन्की का, ये मान सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ मॉन्की जिसकी है ना टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम है, टेम्पोरल लोब में इंजरी है, तो वो क्या नहीं बता पाएगा, वो ये नहीं बता पाएगा कि रिमोट है कहां। ये बता तो देगा कि रिमोट है, बट ये नहीं बता पाएगा कि ये है, मतलब वो कहां है, ये चीजें नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो देखो वापस अगर अपन देखें इस चीज को रीड करते हैं, तो ग्रुप ऑफ मॉन्की विथ लेसन्स, यानी अगर एक ऐसे कोई ग्रुप ऑफ मॉन्की जिनको टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम है, तो वो ये तो बता देंगे कि थिंग है कहां पर, वो ये तो बता देगा कि यार ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट यहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि वो है क्यों, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। उसके अलावा अगर कुछ ऐसे मॉन्की को ले जिसके पार्शियल लोब में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं बता पाएगा कि वो थिंग है कहां पर। ठीक है, जैसे यहां पर अपन देखते हैं, ये देखो सेम वही खेल है। अगर किसी मॉन्की के पार्शियल लोब में प्रॉब्लम आ जाती है, अगर किसी मॉन्की के पार्शियल लोब में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या नहीं बता पाएगा, वो उसकी लोकेशन नहीं बता पाएगा, रिमोट कहां पर है। अगर मैं बता देता हूं कि यार ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट यहां पर पड़ा हुआ है सपोज, ठीक है, तो अगर किसी का आपका पार्शियल लोब गया हुआ है, ठीक है, अगर किसी के पार्शियल लोब में प्रॉब्लम है, तो रिमोट तो पता लग जाएगा, बट उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये है कहां पर, उसकी लोकेशन को ढंग से सेंस ही नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर किसी का टेम्पोरल लोब में दिक्कत आ जाती है, तो वो ये नहीं पता लगा पाएगा, वो ये तो बता देगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पड़ा है, बट ये नहीं पता लगा पाएगा पड़ा क्या है। तो अगर टेम्पोरल लोब में दिक्कत आती है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा चीजों को, ठीक है, लोकेशन रिकॉग्नाइज कर लेगा बट उसके बारे में नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ पार्शियल लोब में अगर दिक्कत आ जाती है, तो चीज को तो आइडेंटिफाई कर लेगा क्या, लेकिन उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। यही है हाइपोथेसिस बोलती है, the interpretation in that the two pathway refers not to the what the things are and not why the things they are, but rather than how they function, and this is also known as what how hypothesis। यानी क्या कहना चाह रही है ये, कि अगर इन दोनों पाथवेज को हम देखें, ढंग से समझने की कोशिश करें, तो ये जो पाथवेज हैं ये किस पे फोकस कर रहे हैं, व्हाट द थिंग्स आर, कि थिंग्स एक्चुअली में क्या है, एंड वो थिंग्स है कहां पर। रेदर अगर कभी कभी क्या हो, कभी कभी हम इन दो पे फोकस ना करके, व्हाट और वेयर पे फोकस ना करके, हम व्हाट और हाउ, यानी वो कहां पर है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि वो थिंग है क्या पर और वो काम कैसे करती है। अगर अपन इन दो चीजों पे फोकस करते हैं, तो ऐसे हाइपोथेसिस को व्हाट हाउ हाइपोथेसिस बोलते हैं। लेकिन आपको अगर व्हाट वेयर पाथवे के बारे में बात करनी है, तो वेयर पाथवे कुछ नहीं है, वो नर्व जो एक्सटेंड हुई है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द पार्शियल लोब, और अगर ये आपका बिगड़ जाता है पार्शियल लोब, तो आप उसकी लोकेशन किसी भी चीज के बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। व्हाट पाथवे में कुछ भी नहीं है, ये टेम्पोरल लोब की तरफ आपकी जो फेस्कुला है जो कि डिसेंड हुई है टेम्पोरल लोब की तरफ, वो व्हाट पाथवे है। अगर आपका टेम्पोरल लोब में दिक्कत आ जाती है, तो आप ये मान लो कि आप चीजों को ये तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो पड़ी कहां है, बट आप चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे वो चीज है क्या।
लोकेशन हो जाएगी बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें ध्यान रखना, व्हाट वर पाथवे, और यही आपका है व्हाट वर हाइपोथेसिस। ये सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, किसी मॉन्की का टेम्पोरल लोब में दिक्कत कर दी, तो टेम्पोरल लोब में दिक्कत कर दी तो वो चीजों को तो आइडेंटिफाई जो है वो लोकेशन नहीं, वो जो लोकेशन तो कर पा रहा है बट चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ क्या हुआ, पार्शियल लोब के अंदर दिक्कत कर दी, एक मॉन्की के पार्शियल लोब में दिक्कत हो गई। तो अगर एक मॉन्की के पार्शियल लोब में दिक्कत हो गई तो वो ये तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि चीज है क्या, बट वो कहां पड़ी है ये उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा हम अगर वेयर पे फोकस नहीं करके इस पे फोकस करें कि वो चीज एक्चुअली में प्रोसेस कैसे करती है, हाउ पे, तो वो हो जाता है आपका व्हाट हाउ हाइपोथेसिस। अगर हम बात करें अब शेप कंसिस्टेंसी के बारे में, तो अब अपन बात करते हैं शेप। तो अब हम बात करने वाले हैं शेप कंसिस्टेंसी के बारे में। तो शेप कंसिस्टेंसी किस लिए स्टैंड होती है, तो इट रेफर्स टू द फिनोमेना इन विच द परसेप्ट ऑफ अ शेप ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट ऑफ द चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रेटिनल इमेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है गाइस कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका जो शेप आपने अपने दिमाग में परसीव किया है ना, आपने जो परसेप्शन बनाया है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में, वो वही रहता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर उसके रेटिनल इमेज में भी कोई चेंज आ जाता है तो भी, यानी अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का शेप दिमाग के अंदर आपको मतलब उसने परसीव कर लिया है कि ये रिमोट का शेप रेक्टेंगल है, तो अगर इसकी इमेज चेंज भी हो जाती है फिर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला उस शेप के ऑब्जेक्ट मतलब उस पर्टिकुलर परसेप्शन के ऊपर। यानी हो कुछ भी नहीं रहा है, आपने किसी ऑब्जेक्ट के शेप का परसेप्शन कर लिया एक बार आपने दिमाग में किसी भी ऑब्जेक्ट का परसेप्शन लेके आ गए। अब अगर उसकी रेटिनल इमेज में कोई चेंज आ जाता है, यानी जो आप एक्चुअल देख रहे हो आंखों से, अगर उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज आ जाता है, उसके शेप में कुछ भी चेंज आ जाता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको अपन बोलते हैं शेप कंसिस्टेंसी। ठीक है, कॉन्स्टेंसी इसको अपन बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन टू सी द फैमिलियर ऑब्जेक्ट as having standard shape, size, location regardless in the change of angle of perspective, distance and lightning। यानी भाई आज ये रिमोट है, ठीक है, इस रिमोट को मैं देख रहा हूं, मेरे को पता है रिमोट है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, ठीक है, मैं इस तरीके से देख रहा हूं, रहेगा तो वो रिमोट ही ना। तो मैंने एक बार इसको रिमोट समझ लिया, मैंने इसको एक बार परसेप्शन बना लिया, तो चाहे मेरी रेटिनल इमेज में कितने भी शेप और साइजेस में चेंजेस आ जाए, मैं ऐसे देखूं बट रहेगा तो वो ही चीज। तो उस चीज को अपन बोलते हैं शेप कॉन्स्टेंसी। कांस्टेंट यानी शेप कांस्टेंट ही रहेगा, जो आपका शेप का आपने परसेप्शन बनाया वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर उसका रेटिनल इमेज में भी चेंज आ जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी ह्यूमंस और एनिमल्स किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को देखते हैं, किसी भी चीजों को अगर देखते हैं, तो उसके प्रति वो चीज तो वही रहेगी, अगर वो किसी भी एंगल वगैरह से देखे चीज तो वही रहेगी और वो उसको वही समझेंगे। अगर अब आगे अब बात करते हैं बेसिक की व्हाट आर द मेन क्यूज फॉर द डेप्थ परसेप्शंस की डेप्थ परसेप्शन के लिए क्या क्या मेन क्यूज है जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला है एकोमोडेशन, कन्वर्जेंस, बाइकोनोक्यूलर पैरेलैक्स और मोनोक्यूलर मूवमेंट पैरेलैक्स। तो ये जो चीज है ये मेन क्यूज है किसके लिए, फॉर डेप्थ परसेप्शन, जो कि क्या है एकोमोडेशन, कन्वर्जेंस, बाइनोक्यूलर पैरेलैक्स और मोनोक्यूलर मूवमेंट पैरेलैक्स। तो याद कैसे रखने हैं, देखो मेन क्यूज फॉर द डेप्थ परसेप्शन, पहले तो इतना समझ लो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज है किसके लिए, डेप्थ परसेप्शन के लिए। तो अगर आप किसी डेप्थ परसेप्शन के घर पे गए, अगर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं, डेप्थ परसेप्शन के घर पे गए, सबसे पहले क्या करोगे, वहां पर रुकोगे, एकोमोडेशन लोगे, उसके बाद क्या करोगे भाई, आराम से बैठ के कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंस आएगा, उसके बाद बाइनोक्यूलर से पैरेलैक्स को देखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वापस मोनोक्यूलर मूवमेंट करके पैरेलैक्स के थ्रू घर चले जाओगे। तो आपको कैसे याद रखना है, पहले आप इसके घर पे गए डेप्थ परसेप्शन के, एकोमोडेशन, फिर कन्वर्जेंस, फिर आपने क्या किया, आपने बाइनोक्यूलर से पैरेलैक्स को देखा, फिर आपने एट द एंड मोनोक्यूलर मूवमेंट यानी वहां से आप चले गए, मोनोक्यूलर मूवमेंट पैरेलैक्स। तो ये जो चीजें हैं ये मेन क्यूज हैं फॉर द डेप्थ परसेप्शंस। कन्वर्जेंस एंड बाइकोनोक्यूलर पैरेलैक्स जो है आर ओनली बाइकोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज एंड ऑल अदर आर मोनोक्यूलर पैरेलैक्स। यानी जो कन्वर्जेंस और बाइनोक्यूलर पैरेलैक्स जो है आपके पास, कन्वर्जेंस और बाइनोक्यूलर पैरेलैक्स जो है वो केवल और केवल वो क्या है, वो दो जी नहीं है आपके बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज, और जितने भी बाकी है वो मोनोक्यूलर पैरेलैक्स के क्यूज है। ठीक है, यानी मोनोक्यूलर मूवमेंट पैरेलैक्स और एकोमोडेशन क्या है, मोनोक्यूलर पैरेलैक्स के अंदर आते हैं, और कन्वर्जेंस और बाइनोक्यूलर पैरेलैक्स जो है ये क्या है, बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, व्हाट आर द मेन क्यूज फॉर द डेप्थ परसेप्शन के अंदर। तो अब हम बात करने वाले हैं विजुअल एग्नोसिया के बारे में। अभी शेप कॉन्स्टेंसी के बारे में हमने बात की, जिसके अंदर हमने ये चीज बताई कि भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक बार हमने परसेप्ट कर लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को एक बार परसेप्ट कर लिया, तो उस ऑब्जेक्ट के अगर रेटिनल इमेज में कोई चेंज आता है तो उससे कोई फर्क उसके परसेप्शन पे नहीं पड़ेगा। व्हाट अब विजुअल एग्नोसिया क्या कहता है, विजुअल एग्नोसिया क्या एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है,
ये आपको ध्यान रखना क्या है, एक रियल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, विजुअल एग्नोसिस एक डिसऑर्डर है, ठीक है, which is characterized by the total or partial loss of ability to recognize and identify familiar objects or people by sight। यानी आप ये मान सकते हो गजनी वाली बीमारी है, ठीक है, एक तरीके से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर या तो आधा या पूरा लॉस हो जाएगा, आप लोगों को चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, उनको ढंग से रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, ना तो आप किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ना किसी आप बंदे को या किसी भी इंसान को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। यानी या तो आपका उसका रिकॉग्निशन, आप देखो आपके दिमाग में क्या हो रहा है, आपका दिमाग किसी को रिकॉग्नाइज कैसे करता है। अगर मैंने आज मैं आपको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, मेरे सामने आपको कोई आ जाता है तो भाई मैं उसको रिकॉग्नाइज कैसे करूंगा, अगर मैंने इससे पहले मिला हुआ हूं तो मैं उसका नाम से उसको पहचान जाऊंगा कि अरे हाँ इससे मैं यहाँ मिला था, यानी मेरे पास एक्सपीरियंसेस को यूज करके मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। तो वहां पर लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ ये एबिलिटी छिन जाती है रिकॉग्नाइज करने की, यहाँ बंदा रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। कोई भी नया बंदा आ गया, कोई भी नई ऑब्जेक्ट आ गई, तो वो नई ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने आ गई या कोई पुरानी ऑब्जेक्ट भी आपके सामने आ गई या कोई फेमिलियर बंदा आ गया जिससे आप पहले भी बात करते थे, उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। यानी द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स और पीपल बाय साइट की जो भी पावर है, ये क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ये बीमारी, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसको अपन बोलते हैं विजुअल एग्नोसिया। दिस अकर्स विदाउट द लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्चुअली सी द ऑब्जेक्ट और पर्सन। यानी आपको दिखाई सब देगा, लोगों को आप देख भी सकते हो, ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो, बट आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, या तो पूरा लॉस हो जाएगा या पार्शियल लॉस हो जाएगा। अब आता है व्हाट डज मॉड्यूलरिटी रेफर्स। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, इट इज अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन माइंड इन विच द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशंस आर कैरेक्टराइज्ड एज देयर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। यानी ये जो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि एक थ्योरी ऑफ ह्यूमन माइंड है, एक थ्योरी ऑफ ह्यूमन माइंड है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन जो है आपका, उसको कैरेक्टराइज किया गया है एज एन इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। यानी जो भी आपके कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन है, इसको हमने कैरेक्टराइज कर दिया है किसके अंदर, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात, इतना ही आपको ध्यान रखना है। यानी थ्योरी ऑफ माइंड इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन के कंपोनेंट्स को हमने कैरेक्टराइज कर दिया है इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के अंदर, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक डोमेन एंड पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज। यानी अब जो भी आपने इंडिपेंडेंट, पहले तो स्टोरी की तरह इसको याद रखना है कि मॉड्यूलरिटी के अंदर अपन ने क्या किया, अपन ने जो कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन था उसको क्या कर दिया, कैरेक्टराइज कर दिया इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में। और इसमें हर एक जो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, ठीक है, उसका खुद का स्पेसिफिक डोमेन होगा, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। द डिग्री टू विच द लेक्सिकन, सिंटेक्स एंड अदर न्यूरोकॉग्निटिव डोमेन्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। यानी अब ये क्या है, द डिग्री टू विच, ये उस डिग्री पे, मतलब ये मान सकते हो, द डिग्री टू विच in which the lexicon, syntax and other neurocognitive domains operate independently of one another। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर अपन और इसको डिटेल में देखें तो आपको कुछ नहीं देखना, मॉड्यूलरिटी में आप कुछ भी नहीं करे, कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन को इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के अंदर कैरेक्टराइज कर रहे हो, जिसकी खुद की प्रॉपर एबिलिटी और स्पेसिफिक डोमेन से वो लोग बिलोंग करते हैं। हर एक मॉड्यूल अपनी खुद की प्रॉपर्टी रखता है और स्पेसिफिक डोमेन रखता है। उसके बाद द डिग्री टू विच, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिग्री टू विच द लेक्सिकन, सिंटेक्स एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डोमेन्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। यानी उस डिग्री तक अपन इसको तोड़ देंगे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में जिसके अंदर आपके जो भी न्यूरोकॉग्निटिव डोमेन्स है वो ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली टू वन अनदर। इस फॉर्मेट में अपन इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन को कैरेक्टराइज कर देंगे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के अंदर। तो ये है आपका मॉड्यूलरिटी। अगर अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोक्रोमेसी एंड डाइक्रोमेसी के बारे में, तो मोनोक्रोमेसी के अंदर क्या होता है, इट रिक्वायर्स वन कलर टू मैच विद एनी अदर कलर। मोनोक्रोमेसी में इट रिक्वायर्स वन कलर टू मैच विद एनी अदर कलर। दो तरीके की मोनोक्रोमेसी होती है। कोन मोनोक्रोमेट्स होते हैं जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ कोन, वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी आप ओनली वन टाइप ऑफ कोन इसमें यूज होता है। रोड्स मोनोक्रोमेट्स में क्या होता है, ओनली द रॉड्स रेस्पॉन्ड 0.003% मेल्स। यानी आप ये मान सकते हो कि कोन्स के अंदर केवल कोन रेस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, और रॉड्स के अंदर केवल रॉड्स रेस्पॉन्स कर रही है। रॉड मोनोक्रोमेट्स में केवल रॉड रेस्पॉन्ड कर रही है और कोन्स मोनोक्रोमेट्स में ओनली वन टाइप ऑफ कोन जो कि वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर वो एक्ट करता है। इधर भी आप देख सकते हो कि रोड मोनोक्रोमेट्स के अंदर भी केवल रॉड रेस्पॉन्ड कर रही है। डाइक्रोमेसी के अंदर क्या हो रहा है, दो कलर चाहिए होते हैं टू मैच विद एनी अदर कलर। यहाँ पर हमारे ऊपर क्या था, अगर मैं मोनोक्रोमेसी, यहाँ पर केवल अपन को एक कलर चाहिए था मैच करने के लिए अदर कलर्स के लिए, यहाँ पर दो कलर चाहिए होते हैं, डाई मतलब दो, यानी requires two color to match with any other color, it requires two color to match with any other color। यहाँ 8 से 10% जो है वो कॉशन मेल्स होते हैं, ठीक है। There are 4 types of डाइक्रोमेसी यहाँ पर होती है, जो कि है पहली प्रोटेनोप्स, ड्यूट्रिनोप्स, ट्रिटियोनोप्स और ट्रेटानोप्स। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जैसे अपन याद रखते थे ना, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन,
ट्रिट्रॉन, ऐसे करके आपको क्या याद रखना है, प्रोटेनॉप्स, ड्यूट्रियनॉप्स, ट्रिटेनॉप्स और टेट्रानॉप्स। ये क्या टाइप्स ऑफ डाइक्रोमेसी है, जिसमें आपको 2 कलर चाहिए होते हैं मैच विद एनी अदर कलर करने के लिए। यहाँ पर आपको केवल 1 कलर से काम हो रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर 2 तरीके की मोनोक्रोमेसी होती है, कोन्स मोनोक्रोमेट्स और रॉड्स मोनोक्रोमेट्स। यहाँ पर 4 तरीके की डाइक्रोमेसी होती है, प्रोटेनॉप्स, ड्यूटेनॉप्स, ट्रिटेनॉप्स और टेट्रानॉप्स। अब अपन बात करने वाले हैं डिटेल में गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ये प्रिंसिपल किस लिए काम आता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स काम आते हैं कि हाउ ह्यूमन ग्रुप सिमिलर एलिमेंट्स और रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इमेजेस व्हेन वी परसीव ऑब्जेक्ट्स। यानी ये बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि जब हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स हमारे पास होते हैं, तो ह्यूमन उसको कैसे परसीव करता है, कैसे देखता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ बॉल्स हैं एक कमरे के अंदर, तो अब उसके अंदर आप उनको देख के क्या परसीव करते हो, कैसे आपका ब्रेन वर्क करता है जब वो सिमिलर टाइप ऑफ बॉल्स को एक जगह पे देख रहा है। ठीक है, कैसे आपका ब्रेन वर्क करता है जब वो सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न गेम्स वगैरह जब आप खेलते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे पैटर्न्स आते थे ना जो आपके दिमाग में ऐसे घूमते रहते, हिप्नोटाइज वाले जो पैटर्न्स आते हैं, वो कैसे आप ऐसी चीजों को देख के आपका दिमाग उसको सेंस करता है। ठीक है, और कैसे वो कोई कॉम्प्लेक्स इमेज को सिंप्लीफाई करता है। ये जितनी भी चीजें अपन देखते हैं गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के बारे में, इसको डिस्क्राइब करती है। मैनी डिजाइनर्स, सारे मैक्सिमम डिजाइनर्स इसको यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज देयर कंटेंट ऑन द वेबसाइट और अदर इंटरफेसेस, जिससे वो प्लीजिंग लगे और इजी टू अंडरस्टैंड लगे। यानी डिजाइन का भी एक मेन कंसेप्ट है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर रहे हो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, और तो और क्या कर रहे हो, अपनी जो इमेज प्रोसेसिंग का जो खेल है, यानी कॉम्प्लेक्स इमेजेस को देख के आपके दिमाग में क्या परसीवेंस आती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स इमेज को देख के आपका दिमाग कैसे सोचता है, वो अपन गेस्टाल्ट प्रिंसिपल में देखते हैं। और ये प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा डिजाइनर्स वगैरह भी अपनी वेबसाइट वगैरह को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं, और तो और अपने कंटेंट को और रिच और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। अब कुछ पहले प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूं, तो पहला प्रिंसिपल है वो है फिगर ग्राउंड। तो फिगर ग्राउंड के अंदर आता है कि हाउ पीपल इंटेंशनली परसीव ऑब्जेक्ट्स एज बीइंग इन द फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। यानी फिगर ग्राउंड मतलब ये कि भाई कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के बेसिस पे आपका दिमाग जिस चीज को परसीव करता है, कैसे वो परसीव करता है। यानी आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर ये है तो इसका बैकग्राउंड देखो व्हाइट है वर्ड्स का, तो आपको वर्ड्स एकदम क्लियर दिख रहे हैं। तो यानी अगर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रिलेटेड बात आती है तो वो फिगर ग्राउंड के अंदर क्लासिफाई होती है। दूसरा जो है आपका मेजर प्रिंसिपल वो है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि व्हेन थिंग्स अपीयर टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ वी ग्रुप देम टुगेदर। यानी ये बोल रहा है, जैसे अगर यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हो, ये बोल रहा है कि जब हम सेम चीजों को एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो हमें वो सिमिलर लगने लगती है। अगर हम किसी चीजों को, अगर कोई भी हमारे पास अलग अलग तरीके की चीजें हैं, उनको मैं ग्रुप कर दूंगा तो वो आपको सिमिलर लगने लग जाएगी। वो आपका क्या बोलता है, ये सिमिलैरिटी वाला आपका प्रिंसिपल बोलता है। बात की जाए प्रॉक्सिमिटी की, तो प्रॉक्सिमिटी ये बोलता है कि अगर चीजों को अपन पास पास में कर दें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप ये मान सकते हो कि अगर हम चीजों को और ज्यादा क्लोज कर दें तो वो आपस में ज्यादा रिलेटेड लगती है, एज कंपेरिजन की चीजों को अपन और ज्यादा दूर कर दें। अगर हम चीजों को पास में करेंगे तो वो और ज्यादा क्लोज लगेगी एज कंपेरिजन टू चीजों को अपन अगर दूर कर देते हैं। जैसे नीचे आप देख सकते हो, ये चीजों को मैंने दूर करी तो ये थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन अगर मैं इनको साथ में कर देता हूं तो ये क्या है, ये रिलेटेड लग रही है, आपको आपस में चीजें रिलेटेड लग रही है। अगर मैं इसके डिस्टेंस को बढ़ा देता हूं तो ये इतनी ज्यादा रिलेटेड नहीं लग रही है। यानी अगर चीजों को पास में रखेंगे तो और ज्यादा रिलेटेड लगेगी, लेकिन अगर चीजों को दूर कर देंगे तो उतनी ज्यादा रिलेटेड नहीं लगेगी। कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन बेसिकली हाई रिलेटेड टू प्रॉक्सिमिटी। ये भी ठीक है, हाई रिलेटेड टू प्रॉक्सिमिटी स्टेट्स दैट व्हेन ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड विद द सेम क्लोज रीजन वी परसीव देम टू बी ग्रुप टू ईच अदर। यानी अगर हम कुछ चीजों को ग्रुप करके एक रीजन में डाल देते हैं, जैसे अगर यहाँ मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, तो वो हमें ज्यादा रिलेटेड लगती है, ज्यादा कनेक्टेड लगती है एज कंपेरिजन टू दोस्त जो उस पर्टिकुलर बॉक्स के बाहर है। समझ में आ गई मेरी बात। तो अभी तक हमने कॉमन रीजन में यही चीज देखी है कि भाई अगर हम चीजों को क्या करते हैं, एक रीजन में डाल देते हैं, वो हमें ज्यादा सिमिलर लगता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के बारे में, तो जैसे हमने ऊपर के लॉस के बारे में बात किया था कि कॉमन रीजन, एक्चुअली मैं कुछ नहीं कह रहा था, वो यही कह रहा था कि अगर कुछ चीजों को अपन एक रीजन के अंदर रख देते हैं वो और ज्यादा सिमिलर लगने लग जाती है उन चीजों से जो उस रीजन के बाहर है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, इन डॉट्स को एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखा हुआ है तो ये ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, सिमिलर इनको भी एक बॉक्स में लगा हुआ है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ और यहाँ पर बाहर बना देता, कुछ और ऑब्जेक्ट्स को रख देता, तो वो इससे डिफरेंट लगते हैं। तो ये वो चीज है जो आपका कॉमन रीजन वाला लॉ बोलता है। प्रॉक्सिमिटी आपका ये कह रहा था कि अगर चीजों को आप एक साथ रख देते हो, ठीक है, तो वो ज्यादा रिलेटेड लगते हैं, ज्यादा सिमिलर लगते हैं। ठीक है, अगर हम उनको दूर दूर कर देते तो वो ज्यादा सिमिलर नहीं लगेंगे। उसके प्रति सिमिलर रूल आपको क्या कह रहा था कि कुछ चीजें जो साथ में पड़ी हुई होती है वो सिमिलर लगती है और जो दूर अलग पड़ी हुई होती है वो अलग लगती है। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट रूल है जिसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूटी का रूल, वो ये बोलता है कि स्टेट्स दैट एलिमेंट दैट आर अरेंज्ड ऑन अ लाइन और अ कर्व
आर परसीव्ड टू बी मोर रिलेटेड दैन द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट इन लाइन और अ कर्व। यानी वो एलिमेंट जो कि एक लाइन के अंदर है, जैसे आप ये देख सकते हो कि ये देखो ये एक लाइन में जा रहा है, ये देखो ये एक लाइन में गया, तो ये एलिमेंट्स क्या लग रहे हैं, ज्यादा रिलेटेड लग रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो लाइन है ये इधर जा रही है, तो ये एलिमेंट अलग अपनी लाइन बना रहे हैं। देखो ये रेड कलर की लाइन अलग जा रही है, ये ब्लैक अलग जा रही है, तो दोनों एलिमेंट ऐसा लग रहा है कि जो जो एलिमेंट ब्लैक वाले में वो सारे रिलेटेड है और जो एलिमेंट्स रेड वाले में वो सारे रिलेटेड है। तो यानी इट स्टेट्स दैट एलिमेंट दैट आर अरेंज्ड ऑन अ लाइन और अ कर्व आर परसीव्ड टू बी मोर रिलेटिव। आप ये मान सकते हो यानी जो उस लाइन के ऊपर एलिमेंट्स है वो ज्यादा रिलेटेड लगते हैं आपस में उन एलिमेंट से जो कि एक लाइन के अंदर नहीं है। तो ये आपका बोलता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अब आता है क्लोजर का लॉ। क्लोजर लॉ क्या बोलते हैं, स्टेट्स दैट कि व्हेन वी लुक एट अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स, यानी हम कभी भी कोई विजुअल एलिमेंट, कोई भी ऐसी इमेज या कुछ भी ऐसी चीज का ऑब्जेक्ट को, विजुअल ऑब्जेक्ट को, हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को जब भी अपन देखते हैं वी टेंड टू लुक फॉर अ सिंगल और रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। तो हम अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स चीज को देखते हैं तो हम हमेशा क्या दिमाग लगाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए जिराफ का, देखो एग्जांपल, अब हम जब जिराफ को देख रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार इसके ऊपर देखो कि लाइंस बनी हुई है ब्लैक कलर की, ये पैटर्न बना हुआ है। तो अपन ने क्या किया, यही साइकोलॉजी है सब्जेक्ट में, जो अपन कर रहे हैं ना वो साइकोलॉजी। अब इधर अपन ने जिराफ में क्या आइडेंटिफाई किया कि देखो ये जो ब्लैक लाइंस बनी हुई है ये सिमिलर है, ठीक है, तो इसमें ब्लैक जो बैंड पैटर्न है वो बना हुआ है। तो वही चीज है, जब अपन ने इस कॉम्प्लेक्स विजुअल इफेक्ट, इस चीज को कॉम्प्लेक्स विजुअल को देखा तो हमारा दिमाग इसके अंदर पैटर्न ढूंढने लग गया। तो यही जो लॉ है आपका स्टेट करता है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स चीज को देखते हो आप उसमें पैटर्न ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। यही क्लोजर का रूल आपको बोलता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी का, तो वो बोलता है कोई भी एलिमेंट्स जो लाइन में है वो सिमिलर होंगे एक दूसरे से, ठीक है। उससे पहले वाला जो आपका ये वाला रूल था इसके अंदर भी कुछ नहीं था, कॉमन रीजन में बोलता था कि अगर एलिमेंट्स को कॉमन रीजन में डाल दे ज्यादा सिमिलर लगेंगे, ज्यादा रिलेटेड लगेंगे। प्रॉक्सिमिटी ये बोलता है अगर चीजों को पास में रखोगे तो ज्यादा सिमिलर लगेंगे, दूर वाली चीजें सिमिलर नहीं लगेगी। सिमिलरिटी वाला बोलता है अगर चीजों को आपने एक साथ ग्रुप करके रखा हुआ तो ज्यादा सिमिलर लगते हैं। उसके ऊपर अपन ने एक रूल और पढ़ा था फिगर ग्राउंड, वो ये बोलता है कि बैकग्राउंड और जो फोरग्राउंड है, ठीक है, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो बैकग्राउंड के अंदर एक साथ है वो ज्यादा सिमिलर लगेंगे और जो बाहर फोरग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे से ज्यादा सिमिलर लगेंगे, यानी पूरा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का सीन है। तो इस तरीके से आपके गेस्टॉल्स की जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम चीजों को सिमिलर है या रिलेटेड है या पैटर्न बना रहे हैं नहीं बना रहे, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसीलिए गेस्टॉल रूल्स या प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब एक और लास्ट बाकी रहा है, वो फोकल पॉइंट। वो ये बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ऐसे अजीब ऑब्जेक्ट को आपने एकदम बीच में रख दिया तो वो एज अ फोकस का एक मेन केंद्र बन जाता है। Whatever stands out visually will capture the whole viewer's attention first। यानी अगर ये देखो ये बाकी सारे देखो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स है जो टाइम पास के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई बाकी जो सेम ऑब्जेक्ट्स उनको रखते हैं, बीच में एक अजीब सी जाके चीज रख दूंगा तो आपका ध्यान इन पे नहीं जाएगा, आपका ध्यान उस अजीब चीज पे जाएगा। वो कहते हैं ना कि सफेद कपड़े पे जो एक दाग का निशान होता है लोगों का ध्यान अक्सर उस पर जाता है, जो एक बुराई आप में होती है लोगों का ध्यान उसमें जाएगा, अच्छाई पे नहीं जाएगा। वही वाली बात ये है, यानी वो जो विजुअली आउटस्टैंडिंग है, विजुअली मतलब जो ज्यादा अपीलिंग है उसकी तरफ क्या है ज्यादा फोकस जाएगा अगर व्यूअर इस पूरे पैटर्न को देखता है या विजुअल जब भी कोई पूरी इमेज को देखेगा तो उस चीज के ऊपर उसका अटेंशन पहले जाएगा जो विजुअली अपीलिंग है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया। हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, टॉप डाउन और बॉटम अप थ्योरीज के बारे में। तो टॉप डाउन परसेप्शन थ्योरी क्या बोलती है, टॉप डाउन परसेप्शन थ्योरी बोलती है कि हम इंडिविजुअल पार्ट्स में बात ही नहीं करेंगे। टॉप डाउन ऊपर से नीचे तक, टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर से नीचे तक हम क्या कर रहे हैं भाई, हम पार्ट्स की बात ही नहीं करेंगे। जब हम ऊपर से नीचे गिरते हैं ना, जब अपन को ज्यादा ऐसा क्रेज हो जाता है ना तो ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो इसमें अपन क्या है, वी विल परसीव द होल एंड द इंडिविजुअल पार्ट्स एज नीडेड। यानी अपन उसको पूरा पिक्चर को देखेंगे रेदर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स व्हेन इट कम्स टू टॉप डाउन अप्रोच। ये एक एक्सपीरियंस ड्रिवन अप्रोच है विच इज अपोज्ड टू स्टिमुलस और इनपुट डेटा ड्रिवन, क्विक एंड हाईली इन्फ्लुएंशियल बट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिसपरसेप्शन। क्योंकि आप इंडिविजुअल पार्ट्स को देख ही नहीं रहे हो, आप एज अ होल ही उसको देख रहे हो, तो आपको मिसपरसेप्शन हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्विक और हाईली इन्फ्लुएंशियल भी है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस ड्रिवन है, ये भी एक अच्छी बात है। एक्सपीरियंस ड्रिवन एंड आर अपोज्ड टू स्टिमुलस और इनपुट डेटा ड्रिवन। बॉटम अप परसेप्शन थ्योरी क्या बोलती है, बॉटम अप परसेप्शन थ्योरी सिर्फ यही चीज बोलती है कि भाई अब वहां पर जो आपकी टॉप से बॉटम थी वो तो क्या कर रही थी, एज अ होल देख रही थी। ये बोली कि एज अ होल नहीं देखेंगे अपन, एज अ पार्ट्स देखेंगे। और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल किसके अंदर होती है, स्टिमुलस के अंदर इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है। और यहाँ पर ये क्या है, ये एक एक्सपीरियंस ड्रिवन अप्रोच है और इनपुट डेटा ड्रिवन अप्रोच। यहाँ आपको इनपुट देना पड़ता है, डेटा देना पड़ेगा, तो सेंसरी ऑर्गन्स और किसी के थ्रू
लेकिन बॉटम अप अप्रोच में क्या हो रहा है, डेटा पहले से या जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से स्टिमुलस के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं टॉप डाउन, तो टॉप डाउन में क्या हो रहा है, टॉप डाउन में अपन एज अ होल देख रहे हैं रेदर देन इट्स पास, तो मिस परसेप्शन होने का खतरा है। इंफॉर्मेशन या तो स्टिमुलस के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है थ्रू इनपुट डेटा कहीं से आ रहा है, और तो और यहाँ पर मिस परसेप्शन होने का भी खतरा है। ये एक एक्सपेरिमेंट ड्रिवन अप्रोच है कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर करके सीखते हो, एक्सपीरियंस आता है, इसके थ्रू है ये। बॉटम अप परसेप्शन में आप एज अ होल नहीं देखते, उसको एज अ पार्ट्स देखते हो, तो मिस परसेप्शन होने का खतरा नहीं है और इन्फॉर्मेशन पहले से स्टिमुलस के अंदर होती है। तो अब अपन बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन व्यू सेंटर्ड एंड ऑब्जेक्ट सेंटर्ड परसेप्शन। तो अगर अपन बात करते हैं व्यू सेंटर्ड परसेप्शन के ऊपर, तो व्यू सेंटर्ड परसेप्शन एक्चुअली में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ द व्यूअर। यानी इसमें क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन किसके वजह से बदल रही है, बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ द व्यूअर। व्यूअर की पोजीशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर चेंज हो रही है, बदल रही है। टेम्पलेट थ्योरीज आर व्यू सेंटर्ड। जो टेम्पलेट थ्योरीज होती है वो कैसी होती है, व्यू सेंटर्ड होती है। टेम्पलेट डिपेंड्स ऑन द व्यूअर इज लोकेटेड, यानी कहां पर व्यूअर लोकेटेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो व्यू सेंटर्ड यानी वो रिप्रेजेंटेशन जो व्यूअर की पोजीशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात। ऑब्जेक्ट सेंटर्ड परसेप्शन में क्या आ रहा है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर द व्यूअर इज लोकेशन। वहीं पर ही जैसे ऊपर अपन ने क्या बोला, व्यू सेंटर्ड, नाम में पढ़ो व्यू, व्यू यानी अब यहाँ पर पूरा खेल किसका है, व्यू यानी पोजीशन, उस पर्टिकुलर व्यूअर की पोजीशन पे पूरा खेल है, ठीक है। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट सेंटर में हमें लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, व्यूअर की लोकेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द व्यूअर्स लोकेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ व्यूअर, यानी यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, पूरा पोजीशन ऑफ द व्यूअर पे डिपेंड हो रहा है। दूसरी तरफ अगर अपन बात करते हैं आगे, तो ये जो है यहाँ पर टेम्पलेट थ्योरीज जो होती है वो व्यू सेंटर्ड होती है, बिकॉज टेम्पलेट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं वेयर व्यूअर्स आर लोकेटेड। यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट सेंटर्ड कैसे होंगे कि भाई लोकेशंस ऑफ पार्ट्स आर स्पेसिफाइड रिलेटेड टू ईच अदर, यानी जो पार्ट्स की अलग अलग लोकेशन है वो आपस में क्या होता है, स्पेसिफिक रिलेटिव होते हैं, आपस में सारे रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेन खेल व्यूअर की लोकेशन का रहता ही नहीं है। तो यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है और व्यूअर की लोकेशन है उन दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, कोई रिलेशन ही नहीं होता ऑब्जेक्ट सेंटर्ड में। व्यू सेंटर्ड के अंदर पोजीशन व्यूअर की पोजीशन पर डिपेंड करता है। और टेम्पलेट थ्योरीज इसका एक एग्जांपल है, इसका स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन एक एग्जांपल है। तो दोनों का एक एग्जांपल हो गया, दोनों का मतलब समझ में आ गया कि एक पोजीशन ऑफ द व्यूअर से चेंज हो रही है, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ व्यूअर में किसी का फर्क ही नहीं है, दोनों में कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है ऑब्जेक्ट सेंटर्ड में। लेकिन व्यू सेंटर्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है विद द पोजीशन ऑफ व्यूअर, इतना ध्यान रखना है। अब अगर बात करी जाए कि अगर मैं बात करूं प्रोसेंगोनिया क्या होता है, तो जो प्रोसाकोगोनोसिया है ये क्या चीज है, इट मींस द फेस, अब मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो इसको इग्नोर करें, इट मींस द फेस ब्लाइंडनेस। फेस ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। इट मींस दैट यू विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज पीपल फेसेस, लोगों के फेसेस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, इट मींस फेस ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो जो प्रोसोपेनिगोसिया है, पेनोग्नोसिया है, ये क्या है, ये फेस ब्लाइंडनेस है, क्या लोगों का चेहरा पहचान नहीं पाओगे। often affects people from birth and is usually a problem person has a most of all of their life, यानी ये मान सकते हो कि ये कभी कभी बर्थ के साथ भी ये चीज प्रॉब्लम में होती है और नॉर्मली ये पूरी लाइफ उसको ये प्रॉब्लम दुखी करती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसके ऊपर देखता है, इट लुक्स एज अ ह्यूमन माइंड एंड अ बिहेवियर एज अ होल। तो ये ह्यूमन माइंड के बिहेवियर को उसको एज अ होल ही समझता है, उसके माइंड को और उसके बिहेवियर को एज अ होल देखता है, नॉट एज अ पार्ट्स। ये क्या देखता है, ह्यूमन माइंड और उसके बिहेवियर को एज अ होल देखता है। गेस्टाल्ट क्या है, गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन, और कैसे एक जो भी चीजें होती है, कैसे चीजें एक साथ रखी जाती है पूरी चीज बनाने के लिए, वो ये चीज बताता है, ठीक है। और ये मान सकते हो कि भाई अगर अपन अभी जितना अपन ने पढ़ा उसके बारे में बात करें तो गेस्टाल्ट एक्चुअली में आपको अभी अपन ने देखा ही था कि वो डिजाइन वगैरह के अंदर भी उसने प्रिंसिपल्स दिए थे। वैसे ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पूरे ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को एज अ होल देखता है, और वो एज अ होल किस तरीके से देखता है, गेस्टाल्ट मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है और द वे द थिंग्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ होल ऑब्जेक्ट। और गेस्टाल्ट मतलब क्या होता है, ये भी होता है कि कैसे सारी चीजों को एक साथ रखा जाता है एक पूरे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इट सजेस्ट दैट वी डू नॉट सिंपली फोकस ऑन एवरी सिंपल स्मॉल कंपोनेंट, यानी हमें एक एक कंपोनेंट में कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, एज अ होल पिक्चर देखो पूरी। माइंड टेंड्स टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज एन एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो आपका माइंड है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स को क्या देखता है, एज एन एलिमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। उस पूरा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो आपका माइंड क्या है, पहले से उसको एज एन एलिमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेके परसीव करता है ऑब्जेक्ट्स को। इट सेज होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट सेज दैट होल इज ग्रेटर देन इट सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी होल ज्यादा अच्छा है rather than सम ऑफ इट्स पार्ट से। This psychology techniques plays a major role in the modern development of the study of human sensation and perception.
गैसाल साइकोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न डेवलपमेंट एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन सेंसेशन एंड परसेप्शन. It concluded that when we perceive things by seeing the whole perception, not by understanding individual parts. यानी हम क्या करेंगे, चीजों को परसीव करेंगे होल एज अ ह्यूमन माइंड को एज अ होल पढ़ेंगे, नॉट बाय इट्स कंपोनेंट्स और इट्स पार्ट्स, बिकॉज ह्यूमन माइंड ऑब्जेक्ट्स को ही परसीव करता है एज एन एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम. गैसाल साइकोलॉजी क्या, एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ये फाउंड हुई थी 20th सेंचुरी के अंदर, विच प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न स्टडी ऑफ परसेप्शन. यानी मॉडर्न स्टडी ऑफ परसेप्शन के लिए इसने क्या की, फाउंडेशन दी. Gestalt theory emphasizes that whole is greater than sum of its part. That is, the attribute of whole are not decidable from analysis of its part in isolation. यानी the sum is greater than whole is greater than the sum of its part. इसका मतलब क्या है कि पार्ट से ज्यादा अच्छा हमारे पास होल है. होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स. अगर उसके पार्ट्स को एक एक करके स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं, उसको एज अ पूरा होल अपन स्टडी कर सकते हैं. तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है गैस्टाल्ट साइकोलॉजी. अब अपन बात करने वाले हैं आगे जो मेजर हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसके बारे में, जो अपन जस्ट इसके बाद अब बात करने वाले हैं हमारे सबसे प्यारे टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है अटेंशन एंड थिंकिंग. और अब बिना किसी टाइम को खराब किए चलते हैं हम अटेंशन और थिंकिंग की. तो अगर अब बात की जाए अटेंशन और थिंकिंग की, तो आपको इसके वर्ड से क्या पता लगता है? अटेंशन यानी किसी को अटेंशन मिल रहा है. कितना दुनिया में अभी जंग फैला हुआ है फॉर बिकॉज ऑफ अटेंशन, और इन चीजों के लिए लड़ाइयां हो रही है. फेसबुक के अंदर सब वीडियोस इसलिए डालते, रील्स अपन इसलिए अटेंड करते हैं, हम पढ़ाते इसलिए हमें अटेंशन मिल सके. अटेंशन, थिंकिंग यानी सोचना. अटेंशन मतलब कि किसी का फोकस जीतना. ठीक है, यानी अब ये इस तरीके से इसको समझ सकते हो. अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी मेरी तरह कोई बिना पढ़ा आदमी अगर देखे तो अटेंशन मतलब यही होता है. ठीक है, आगे चलते तो अटेंशन बेसिकली इज द आर्ट, इज एन एक्ट ऑफ लिसनिंग टू, लुकिंग टू और थिंकिंग अबाउट समथिंग और समबडी केयरफुली. यानी द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू, सुनने की कला, लुकिंग टू, थिंकिंग टू अबाउट समथिंग यानी किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम क्या सोचते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं उससे, वो आपका अटेंशन है. ठीक है, यानी द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू, लुकिंग टू एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग और समबडी केयरफुली, ये आपकी क्या कहलाती है? अटेंशन. अटेंशन एंड फोकस प्लेज अ मेजर रोल इन एनकोडिंग इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. यानी अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अपने डालना है तो उसके लिए अटेंशन एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है. अटेंशन क्या करती है? आपकी जो सेंसरी मेमोरी होती है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का भी काम करती है. सेंसरी मेमोरीज यानी जो आपके सेंस ऑर्गन से आपको दिमाग में आती है, उस मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में मदद करती है. आज अगर मैं आपको आके यहाँ पीछे से हल्का सा लाइटर से जलाऊंगा तो आपको एकदम दर्द होगा, तो ये आपका एकदम अटेंशन यहाँ चला गया. अटेंशन यहाँ जाना मतलब यू आर लुकिंग टू, यू आर थिंकिंग टू और यू आर लिस्निंग टू अबाउट. सोचना पहला, सुनना, देखना और सोचना. सुनना, देखना, सोचना अबाउट समथिंग और समबडी और सम ऑब्जेक्ट इज बेसिकली योर अटेंशन. तो अटेंशन और फोकस प्लेज अ मेजर रोल इन एनकोडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. अटेंशन कन्वर्ट्स द सेंसरी मेमोरी इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी. सेंसरी मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम हमारे अटेंशन भैया का है. समझ में आ गई मेरी बात? देखो यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है कि देखो यहाँ से सेंसरी इनपुट गया सेंसरी मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पर अभी अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट. यानी अगर आपका जो अटेंशन नहीं है उस पर्टिकुलर चीज के प्रति तो वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी. अगर आपने उसको अटेंशन दिया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी. अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई तो मेंटेनेंस रिहर्सल ये चलता रहता है. अगर आपने इन्फॉर्मेशन को वापस रिवाइज नहीं किया, जैसे अगर आपको देखो सेंस ऑर्गन यानी आप आंखों से नोट्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो तो आपको याद ही नहीं रहेगा, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा. और अगर उसको आप बार बार नहीं पढ़ोगे तो अनरियलाइज्ड इन्फॉर्मेशन चली जाएगी. अगर उसको आप बार बार पढ़ोगे तो वो क्या करेगा, उसको एनकोड कर देगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और जब एग्जाम में आपको याद आएगा वापस रिट्रीवल हो जाएगा लॉन्ग टर्म से. और टाइम के साथ साथ जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपने सेकंड सेमेस्टर में अब क्या पढ़ा था, तो आपको याद नहीं है, तो सम इन्फॉर्मेशन में भी लॉस ओवर द टाइम. तो ये डायग्राम बहुत प्यारा बताया गया है व्हेन इट कम्स टू इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है. अगर मैं बात करूं कॉन्शियसनेस और इट्स नेचर की, तो कॉन्शियसनेस मतलब होता है इट रेफर्स टू योर इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ योर यूनिक थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, सेंसेशन एंड एनवायरमेंट्स. यानी आप कैसे बोलते हो कोई बंदा कॉन्शियस है? कॉन्शियस यानी आप जग रहे हो तो आप कॉन्शियस हो. When you are listening something, you are consciously listening, you are with your full attendance आप किस चीज को देख रहे हो, with your full attention आप चीजों को देख रहे हो, तो आप conscious हो. तो it refers to the individual awareness of your unique thoughts, memories, feelings, sensation and environment. Consciousness is your awareness of yourself and the world around you. यानी जब आप खुद से अवेयर हो या आपके आसपास जो चल रहा है उसके अवेयर हो तो आप कॉन्शियस हो. Awareness of stimuli in the external environment, awareness to stimuli in the internal environment, awareness of self, having the experience, awareness of the thoughts you have. यानी जो थॉट्स है उसकी अवेयरनेस, आसपास क्या चल रहा है वो, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है वो, और आपके एक्सपीरियंशियल जो अवेयरनेस है वो.
और जो थॉट्स आप सोच रहे हो वो, ये सारा अवेयरनेस का जब अपन कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो कहलाती है प्रॉपर कॉन्शियसनेस। यानी कौन कौन सी तरह की होगी, जो इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके पास में, तीसरा जो एनवायरनमेंट है, जो अवेयरनेस है वो क्या है, द अवेयरनेस ऑफ सेल्फ हैविंग दीज एक्सपीरियंस, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसका अवेयरनेस होना, और अवेयरनेस ऑफ थॉट्स, जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो, तो उसका जब अवेयरनेस होता है, जब आपका और आपके वर्ल्ड का अवेयरनेस आपके साथ होता है, जब आपके थॉट्स, मेमोरी, फीलिंग्स, अटेंशन सबका अवेयरनेस आपको होता है, उस चीज को अपन बोलते हैं यू आर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इन साइकोलॉजी। तो अब हम बात करने वाले नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इन साइकोलॉजी। कॉन्शियसनेस का कैसा नेचर होता है, तो कॉन्शियसनेस रेफर टू द इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ यूनिक थॉट्स, मेमोरीज और फीलिंग्स। यानी आपका कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, अवेयरनेस है, जो अपन ऊपर अभी बात की थी, अवेयरनेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, योर थॉट्स, इवन योर अवेयरनेस अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग और व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। वो जितनी भी तरह की अवेयरनेस है जो आपको एक्सपीरियंस की, इंटरनल एक्सटर्नल और थॉट्स की, वो अपन पढ़ चुके हैं कि भाई कॉन्शियसनेस के अंदर क्या क्या अवेयरनेस की क्या सीन होता है। बट अब अपन देखने वाले हैं द नेचर ऑफ अवेयरनेस इन साइकोलॉजी के अंदर अवेयरनेस का क्या नेचर होता है, वो अपन देखने वाले हैं। कॉन्शियसनेस रेफर टू योर इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ यूनिक थॉट्स, मेमोरीज एंड फीलिंग्स। यानी कॉन्शियसनेस के अंदर जब आप अपने थॉट से, मेमोरीज से और फीलिंग से अवेयर हो, उस पर्टिकुलर, ये कह सकते हो कि जब आप इन तीनों चीजों से अवेयर हो, तो आप कह सकते हो कि आप अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के अंदर हो। सेंसेशन, एनवायरनमेंट से जितनी भी चीजें, इसको आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस है, सेंसेशंस हो रही है, एनवायरनमेंट्स आपके आसपास, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है वहां से सेंसेशंस हो रही है, फीलिंग है, थॉट्स है, ठीक है, मेमोरीज है, इन सब चीजों से जब आप अवेयर हो तो इसका मतलब आप एक कॉन्शियस बीइंग हो। Essentially, your consciousness is your awareness of yourself and around world around you. Awareness is subjective and unique to you. Awareness is subjective and unique to you. अभी कुछ मैंने डायग्राम्स दिए हुए अवेयरनेस के लिए। When attention fails, अगर attention fail होता है तो क्या होता है? The attention failures reflect temporarily shift of attention away. यानी अगर आप सपोज किसी नोट्स को एकदम गौर से, एकदम डिटेल में पढ़ रहे हो, सपोज मैंने कोई नोट्स लिए और बाय द वे अपनी बुक है जिसमें से नोट्स अपन पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं एकदम फोकस से इसको पढ़ रहा हूँ और एकदम से गाना बजना लग गया कहीं, तो ये क्या हो गया, अब अटेंशन का लॉस हो गया। मैं एक पर्टिकुलर जगह पे मेरा फुल अटेंशन से, फुल कॉन्शियस होकर पढ़ रहा था, बट एकदम से वो लॉस हो गया। तो वो किसकी वजह से होता है, जब मेरा अटेंशन उस गाने की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये क्या होता है, ये मेरा अटेंशन फेलियर की तरह हो गया। तो अटेंशन फेलियर रिफ्लेक्ट्स द टेम्पोररी शिफ्ट ऑफ अटेंशन अवे। तो जो आपका दिमाग में जो अटेंशन आप पहले से किसी काम में कर रहे थे, वो आप करते करते अगर कोई दूसरी जगह गाने चलने लगे तो आपका अटेंशन वहां से शिफ्ट हो गया। द काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच लीड यू टू द अटेंशन फेलियर। क्या क्या चीजें हैं जो आपको अटेंशन फेलियर में लीड करते हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली जैसी चीज है वो आती है द फ्रॉम द टास्क एट हैंड टू इधर एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल थॉट्स एंड रुमिनेशन। यानी क्या है भाई, हो सकता है किसी ने गाना चला दिया तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गया। अगर बात की जाए, अगर पढ़ते पढ़ते दिमाग में है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वो सही पढ़ रहा हूँ, क्या कल वास्तव में हिपाई का एग्जाम है तो ये क्या हुआ, एक इंटरनल थॉट और रुमिनेशन आ गया। तो दो ही हो सकते हैं, या तो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाइज की वजह से हो सकता है, गाने वाने या कोई दूसरे सेंसेशंस की वजह से, या इंटरनल थॉट्स की वजह से आपका अटेंशन लॉस हो सकता है। लेकिन ये होता क्यों है, क्योंकि आपका अटेंशन शिफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से आपका अटेंशन फेल होता है। डिवाइडेड अटेंशन की बात की जाए तो डिवाइडेड अटेंशन का मतलब होता है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ अटेंशन व्हेन बीइंग प्लेस्ड ऑन वन और मेनी टास्क और आइडिया if there are multiple focuses going on at once when we have the multiple focuses। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब अपन एक साथ काफी काम पे एक साथ फोकस करने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, मल्टीपल फोकसेस करते हैं उस समय एक टाइम में, तो हमारा हर काम के प्रति हमारा अटेंशन डिक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिवाइडेड अटेंशन। यानी एक पे टाइम पे जब ज्यादा अपन काम करते हैं तो हम हर काम को अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हमारा अटेंशन शिफ्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर काम में अटेंशन फुल नहीं रहता। यही आपका डिवाइडेड अटेंशन है व्हेन वी हैव द मल्टीपल फोकसेस। अब अपन बात करेंगे अटेंशन इफेक्ट ऑन हैबिचुएशन के बारे में। तो अपन देखने वाले हैं कि अटेंशन का इफेक्ट क्या होता है हैबिचुएशन के ऊपर। तो अब अगर हम ये बताते हैं कि occurs when someone stop the corresponding stimuli because he or she has gotten used to stimuli। इसका मतलब क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं, इसके लिए अगर मैं प्रॉपर तरीके से आपको बात करूं कि ढीठ हो जाना, मतलब एक तरीके से ढीठ हो जाना, इसमें ये समझ सकते हो। बिकॉज अगर कोई बंदा स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करना ही बंद कर दे बिकॉज ही और शी हैज गॉटन यूज्ड टू दैट, उसको पता है मैं रोज पिटता हूं तो उसकी चपड़ी मोटी हो गई है, उसको मारो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उस चीज को अपन बोलते हैं अटेंशन इफेक्ट ऑन habituation। But if something changes, attention is once again drawn to the stimuli in a process of dishabituation। यानी पहले क्या हुआ, सुनना,
हुआ कि एक बच्चा था, उसको कसा कसा के मारना चालू किया, मतलब फर्स्ट क्लास उसको मार रहे थे, तीन थर्ड में आया तब तक मारते रहे। अब वो इतना यूज टू हो गया, उसको तुम मारो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, ले मार ले। ठीक है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको मार लो बस, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो थर्ड क्लास में आया, वो और डीट हो गया, उसने बोला मारोगे ना और क्या है, मार लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने बोला अच्छा बेटा यूं, तो तूने आपने क्या बोला, बेल्ट से मार खाएगा, रोज तो हाथ से खाता था, वो एकदम दर्द होगा, ये लग गई, क्या हुआ ये चीज क्यों हुई, ये इसीलिए बिकॉज जब उसका एक स्टिमुलस वो इतना यूज टू हो गया कि उसने उसको रेस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया। हालांकि बच्चों को मारना इज नॉट द सोल्यूशन, उनसे बात करना इज द सोल्यूशन। ठीक है, बट इफ समथिंग चेंजेस, अटेंशन इज वन अगेन ड्रॉन टू द स्टिमुलाई इन द प्रोसेस ऑफ डिसहैबिचुएशन। अगर बात की जाए हैबिचुएशन और अडैप्शन के बारे में, तो हैबिचुएशन का मतलब क्या होता है, अ बिहेवियर रेस्पॉन्स decrement that results from repeated simulation and that does not involve the sensory adoption or sensory fatigue or motor fatigue। इसका मतलब क्या है, ये मान सकते हो कि हैबिचुएशन यानी यार अपने सराउंडिंग्स के अंदर आपके स्टिमुलाई से जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है वो आप ऐसे मतलब ये मान सकते हो कि आपने उसको इतना ले लिया, मतलब इतना उससे आप यूज टू हो गए कि वो आपका एक हैबिचुएशन बन गया। यानी a behavioral response that decrement the result from repeated stimulation, यानी आप बार बार एक एक तरीके की स्टिमुलाई से आपको सेंसेशन आ रही है, तो वो इस तरीके से आ चुकी है अब कि आपको सेंसरी फेटिक हो गया, यानी अब वो आ भी जाती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक सेफ जोन हो गया, हैबिचुएशन वाला जोन हो गया। जैसे अगर मैं आपको एक ठंडी जगह पे लेके जाके छोड़ दूं, तो अब मैंने क्या करा, आपको ठंडी जगह पे लेके जाके मैंने छोड़ दिया, अब मैंने आपको 2 साल के लिए ठंडी जगह पे रखा, फिर आपको पता है थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम आपको लगेगा कि यार कोई मतलब तो है नहीं, ये इतना बड़ा बड़ा जैकेट में यहाँ जोधपुर में पहनता था, अब तो वहां पर मेरे को इतनी जरूरत पड़ नहीं रही बिकॉज 2 साल से यहीं रह रहा हूँ। तो आपने धीरे धीरे अपना जैकेट थिन करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज आपकी बॉडी क्या हो गई, हैबिचुएट हो गई। ठीक है, वो बॉडी आपकी हैबिचुएट हो गई, यानी एक एक तरीके के रिपीटेड स्टिमुलेशन से वो बोर हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्योंकि बिकॉज अब उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसको कोई ठंड से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसको सेंसरी फेटिक हो गया, मोटर फेटिक हो गया। ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सेंसरी फेटिक यानी जो इनपुट्स आ रहे हैं उसका फेटिक हो गया, उसको कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा है कि बाहर उसको ठंड लग रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 साल से वो वही बैठा है। ठीक है, ठंडी जगह पे। लेकिन अगर एकदम से उसको उठा के वेस्ट इंडीज भेज दूं ठंडी जगह से, उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो बोलेगा यार कहाँ लेके आगे मरवा दिया। ये जो खेल है हैबिचुएशन वाला है। एडेप्शन की बात की जाए, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। अब क्या है, उसको अगर मैं वेस्ट इंडीज लेके जाऊंगा तो उसके लिए नया इन्फॉर्मेशन, नया एक्सपीरियंस है, तो वो जो एबिलिटी है जिससे वो वहां पर वापस एडेप्ट करेगा, एडजस्ट करना सीखेगा वेस्ट इंडीज के अंदर उस ठंडी जगह से आने के, उसको अपन बोलते हैं एडेप्शन। तो हैबिचुएशन मतलब तो क्या होता है, रिपीटेड स्टिमुलेशन हो गया, एक एक एनवायरमेंट में इतने टाइम से रह रहे हो कि आपको सेंसरी फेटिक और मोटर फेटिक हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है चाहे कितनी ठंड हो कितनी गर्मी हो। ठीक है, वहीं पर एडेप्शन क्या है, अगर आप किसी नई जगह पे जाते हो, नई एक्सपीरियंस लेते हो, न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसका एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हो उस जगह के ऊपर, तो वो आपका होता है एडेप्शन। लर्निंग इज एसेंशियली अडॉप्टिंग टू अवर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट। आज आप देखो, अगर अपन बात करते हैं आज से 100 साल पहले की, अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूं तो उस समय रहने का ढंग अलग था, बट आज का रहने का ढंग अलग है। तो वो क्यों हुआ, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ, कल्चर चेंज हुआ, हमारे रहने का सहने का तरीका भी चेंज हुआ। अब साले अर्ली मैन तो वो ऐसे घूमते थे, नंगे घूमते थे, अपन तो ना घूमेंगे नंगे, समझ में आई बात। तो वो चीज है बिकॉज एनवायरमेंट के चेंज होने से हमने क्विकली अडेप्ट किया बिकॉज बाय न्यू इन्फॉर्मेशन, बाय न्यू एक्सपीरियंसेस। थ्रू एडेप्शन वी आर एबल टू अडॉप्ट न्यू बिहेवियर्स दैट अलाउ अस टू कोप विद द चेंज। भाई आज अगर अर्ली मैन की तरह तुम लोग बाहर रोड पे घूमोगे तो समझ सकते हो, तुम लोग इतने समझदार तो ही। ठीक है, तो वही खेल है कि जैसे आप न्यू बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर रहे हो तो वो आपको क्या मदद कर रहा है, एनवायरमेंट के साथ कोप करने में मदद कर रहा है। आज ट्रेंड्स चलता है, आज रील्स चल रही है, कोई टाइम में बड़ी बड़ी वीडियोस चलती थी, मूवीज के का जमाना था, आज ओटीजी प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो वो सब क्या हो रहा है, उसके साथ हम अडेप्ट करना अभी सीख रहे हैं ये चीजें, बिकॉज जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, अगर आप उसके हिसाब से अडॉप्ट नहीं करते तो यू आर फिनिश्ड, यू आर जस्ट फिनिश्ड बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही हमेशा रूल रहा है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक और कंट्रोल प्रोसेस के बारे में। तो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, दीज आर द मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस जो कि किसके साथ डील करते हैं, विच आर, ये मान सकते हो विच डू नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन, यानी वो प्रोसेस जिसको कोई अटेंशन रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ठीक है, दे हैव नो कैपेसिटी लिमिटेशन एंड फास्ट, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये फास्ट है। और तो और ये क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर बात की जाए तो ये फास्ट है, पैरेलल है, एफिशिएंट है, रिक्वायर लिटिल कॉग्निटिव एफर्ट एंड डू नॉट रिक्वायर एक्टिव कंट्रोल और अटेंशन बाय द सब्जेक्ट। इसको कोई अटेंशन की जरूरत नहीं, इसका नाम इसलिए ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो एक लाइन तो आपको फिक्स लिखनी है, मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस, इतना लिख दो, इट इज अ मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस व्हिच इज फास्ट, पैरेलल एंड इट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिव सपोर्ट। ये आप लिख सकते हो, उनको एक्टिव सपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको अटेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती और फास्ट होते हैं। बट एक चीज है, इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई वन लर्न्स। एक बार अगर ये लर्न हो गया तो उसको मॉडिफाई करना डिफिकल्ट है। इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। A task to become automatic, it must be exhibit consistent mapping between its cognitive stored element। यानी हमें cognitive consistent cognitive mapping करनी पड़ेगी किसके बीच में, cognitively stored elements के अंदर, अगर आप उसको automatic करना चाहते हो। When the task are combined, there will be less cross interference in time sharing to the extent that one of the both tasks are automated। यानी इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, जब टास्क को कंबाइन किया जाएगा तो देयर विल बी लेस क्रॉस इंटरफेरेंस। जो क्रॉस इंटरफेरेंस होता है वो कम होगा किसके अंदर, इन टाइम शेयरिंग to the extent that one of the both tasks are automated। यानी दोनों में से एक ना एक टास्क तो क्या हो जाए, ऑटोमेट हो ही जाए। तो ऑटोमेटिक टास्क कुछ भी नहीं है, फास्ट है, पैरेलल है, एफिशिएंट है, रिक्वायर लेस कॉग्निटिव एफर्ट एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिव कंट्रोल और अटेंशन बाय द सब्जेक्ट, follows top down approach, it has the no capacity limitation and it is fast। Whereas अगर इसको डिफिकल्टी इसमें एक ही है कि अगर आपको एक बार याद हो गया तो उसको मॉडिफाई करना बहुत भारी पड़ जाएगा। टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। अगर आप किसी टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हो तो उसके जो कॉग्निटिव स्टोर्ड एलिमेंट्स है उसके बीच में आपको कंसिस्टेंट मैपिंग करनी पड़ेगी हर बार, तब ये चीज होगी, ठीक है। और जब टास्क को कंबाइन किया जाएगा, देयर विल बी लेस क्रॉस इंटरफेरेंस इन टाइम शेयरिंग टू द एक्सटेंट दैट वन ऑफ द बोथ टास्क विल बी ऑटोमेटेड। इस चीज को याद, जैसे आपको बताऊं ना, घर पे बोलते हैं ना कि नमस्कार करो, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं नमस्कार करो नमस्कार करो, उसको इतनी बार बोल देते हैं कि उसकी हैबिट पड़ जाती है, कोई भी आता है उसको नमस्कार करता है, वो क्या ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब उसको बदलना बहुत मुश्किल है बाद में, अगर किसी चीज की हैबिट पड़ जाए तो उसको बदलना बहुत मुश्किल है, वो एक्चुअली ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कंट्रोल प्रोसेस आप ये समझ सकते हो जिसमें आपका अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज एन इंटेंशनली इनिशिएटेड सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज व्हेन द अटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क व्हेन वी आर कॉन्शियसली अवेयर इन कंट्रोल, ठीक है। जैसे सांस है, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस भी और एक कंट्रोल प्रोसेस भी है, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेस रिक्वायर टू थिंक अबाउट द सिचुएशन, इवैल्यूएट एंड मेक डिसीजन। जैसे अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने सपोज लीनियर वेरिएबल्स इन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपने सीख लिया, तो अगर आपको उसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कॉन्शियसली बैठ के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सब जो है अनकॉन्शियसली आपको जो सबकॉन्शियसली आपको सब आता हुआ है जाके पेपर छाप दोगे, ऐसे नहीं होगा। यहाँ आपको कॉन्शियसली एक्टिव रहना पड़ेगा, इन कंट्रोल रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर इवैल्यूएट करने के बाद डिसीजन लेना पड़ेगा। इट इज एन एफर्टफुल कॉग्निटिव प्रोसेस, उसमें एफर्ट इतना लगता नहीं है, वो फास्ट भी था। इट रिक्वायर्स अटेंशन टू इनिशिएट अटेंशन चाहिएगा और सस्टेन करने के लिए भी चाहिएगा। इट इज यूज्ड व्हेन वी प्रोसेस अनफेमिलियर इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, अनफेमिलियर इंफॉर्मेशन, लिमिटेड टू कैपेसिटी है, स्लो है, रिक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज भी इसको चाहिए होते हैं। कैन बी यूज्ड फ्लेक्सिबली इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में आराम से यूज किया जा सकता है, बिकॉज इसमें चेंजेस करना आसान है, ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा था, वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहा था, जिसमें वो एज अ होल देख रहा था, पार्ट्स को देख नहीं रहा था। बॉटम अप अप्रोच क्या करती है, एज अ पार्ट्स को देख के करती है। तो ये जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इस चीज को होने में भी टाइम लगता है, आपको अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां ऊपर आपको कोई जरूरत नहीं अटेंशन की, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, अनफेमिलियर इन्फॉर्मेशन के लिए ये यूज किया जाता है और ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। यहाँ पर हमें पहले सिचुएशन के बारे में सोच समझ के एक्ट करना पड़ता है, ये स्लो होता है और यहाँ पर एडिशनल रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है। और लेकिन जब चेंज करना हो तो कंट्रोल प्रोसेस में चेंज करना मच सिंपलर होता है एज कंपैरिजन टू अवर ऑटोमेटिक प्रोसेसेस। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कंट्रोल प्रोसेसिंग और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। तो अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो हम हमारे चलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हम बात करने वाले होंगे हमारे सबसे प्यारे टॉपिक जो कि रिकॉल, रिकॉग्निशन, इन चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, रीलर्निंग के ऊपर, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं द टूल्स फॉर मेजरिंग मेमोरी, जो कि कवर होने वाला है हमारे एपिसोड नंबर 3 में। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एपिसोड 2 के अंदर। आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टूल्स फॉर मेजरिंग मेमोरी। तो आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा इस एपिसोड के अंदर। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में इन द टूल्स फॉर मेजरिंग मेमोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।